देखो बेटा, अब हम लोग दो स्पेशल केस लेंगे और उसमें जो अभी तक हमने सीखा है, जब दो वेव्स मिलती हैं तो क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस में क्या होता है, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड अलग अलग होते हैं, और किसी एक पॉइंट पर जब दोनों वेव्स मिलती हैं तो उनके पाथ डिफरेंस की वजह से उस पॉइंट पर क्या होता है, कुछ फेज डिफरेंस होता है। और फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करेगा या मिनिमम एम्पलीट्यूड प्राप्त करेगा। क्लियर? अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो तो उस पॉइंट पर वेव की इंटेंसिटी भी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड हुआ उसका, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम हुआ, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी वहां पर मिनिमम होगी। ऐसे ही ये सारी वेव्स के लिए वैलिड होता है, जैसे लाइट वेव्स के लिए भी होता है। ठीक, तो लाइट ऐसी जनरल हम लोग सीख रहे हैं अभी। एक्चुअली में लाइट वेव्स का पूरा डिटेल में सीखेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में, लेकिन अभी उसमें जो हम सीखने वाले हैं वो इसी में मैं बताने वाला हूं पहले तो, क्योंकि इसको बताने से क्या होगा कि इसमें भी आपको कई सारे चीजों में अच्छी फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो मैंने एक सिस्टम बना लिया है ऐसे ही, क्या होता है देखते हैं क्या बनाया मैंने। तो मैंने, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने ये सिस्टम बनाया, दो सोर्स लिए मैंने। ठीक, अच्छा, ये सोर्स है S1 और ये सोर्स है S2। पॉइंट सोर्स है, लाइट सोर्स भी मान सकते हो आप, लाइट के सोर्स है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है, कितनी है, स्मॉल डी। दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस हमेशा हम स्मॉल डी मानेंगे, ये कुछ भी दिया होगा लेकिन हम उसको स्मॉल डी मान लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके इन दोनों के मिड पॉइंट से, तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हम मान लेते हैं M मान लेते हैं। ठीक, तो मिड पॉइंट से यहां आगे कैपिटल डी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखी हुई है। ये क्या है, एक स्क्रीन है। ठीक, अब सोचो इस लाइट, दोनों सोर्स जो है, दोनों सोर्स से क्या होगा, सबसे पहले तो देखो S1 से ऐसे वेव जाएगी, है ना, S2 से ऐसे वेव जाएगी, और देखो यहां मिल गई दोनों वेव। अब सोचो ये वेव कैसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही होगी। तो यहां पर इसका, इसने यहां से यहां तक कितना पाथ कवर किया, ये स्क्रीन है, ध्यान लिख देना। इस पॉइंट को मैंने माना P, तो S1 से जो वेव चली P तक, उसने कितना पाथ कवर किया, S1P, और S2 से जो वेव चली उसने कितना पाथ कवर किया, S2P। आप देख सकते हैं किसका पाथ ज्यादा है, S1P ज्यादा है ना, S2P से S1P ज्यादा है, तो पाथ में डिफरेंस आ गया। और इस पाथ में डिफरेंस की वजह से, ये पाथ और ये पाथ में डिफरेंस की वजह से, इस पॉइंट पर जब ये दोनों वेव्स मिली होंगी तो पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग कुछ फेज डिफरेंस आया होगा। रिलेशन कौन सा होता है, फेज डिफरेंस बराबर 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक, तो पाथ डिफरेंस हम निकाल लेंगे, और यहां से कैसे निकालोगे, S1P माइनस S2P। तो देखो पाथ डिफरेंस बराबर S1P माइनस S2P। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन, देखो इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन होते हैं, तो अभी तो मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया। S1P और S2P का डिफरेंस पाथ डिफरेंस है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन अब जरा देखो मैंने क्या कंडीशन लिखी है, देखो, हाउ टू फाइंड पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ स्मॉल डी इज मच मच लेस देन कैपिटल डी। मतलब ये स्मॉल डी जो है वो यहां से, देखो इसके सेंटर से स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को बोल देते हैं वो, स्क्रीन तक की डिस्टेंस जो है उससे बहुत छोटा है। मतलब ये बहुत छोटा है, ये चीज बहुत छोटी है और ये काफी बड़ा है। ये कंडीशन हमें गिवन है। क्लियर? ओके, तो और साथ में लैम्डा इज कंपेरेबल टू डी, मतलब इस जो स्मॉल डी है, देखो ये स्मॉल डी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, और जो सोर्स से लाइट जा रही है उसकी वेवलेंथ भी बहुत कम होती है, लेकिन यहां पर वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो स्मॉल डी से कंपेयर करने के लायक है, कंपेरेबल है।
नेग्लिजिबल नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि लैम्डा जो है, वेवलेंथ जो है वो इस डिस्टेंस से बहुत कम है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये डिस्टेंस कैपिटल डी से बहुत कम है, ये दिया है। कुछ केस होते हैं इसके, वो हमें कंडीशन से दी होंगी, तो ये कंडीशन है। अब सोचो बेटा, यहां से इसका पाथ का पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो। अच्छा, यही अगर मैं यहां पे स्क्रीन पे एक पॉइंट ले लूं तो देखो ये S1P और ये S2P, अभी भी डिफरेंस है, लेकिन अब कुछ और होगा, है ना। यहां पे पाथ डिफरेंस कुछ और है, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, हर जगह अलग अलग है। अच्छा, इस O पॉइंट पे देखो, O वाले पॉइंट पे, तो O वाले पॉइंट पे होगा S1O और यहां से S2O का डिफरेंस, तो ये होगा, है ना। तो ये डिफरेंस है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं मान लूं कि स्मॉल डी की वैल्यू 3 लैम्डा है, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 3 लैम्डा, मतलब वेवलेंथ का 3 टाइम्स। अब बताओ, अच्छा इस पॉइंट पर जब यहां से वेव जाएगी, अरे सॉरी, इस पॉइंट पर ये है S1 S2 के ठीक सामने ये वाला पॉइंट है, ठीक। हाँ, तो S1 से जो वेव जाएगी O तक और S2 से जो वेव जाएगी O तक, उनका डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस इतना, और ये मैंने माना 3 लैम्डा। तो बताओ यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव, मतलब एम्पलीट्यूड जो होगा रिजल्टेंट इन दोनों वेव्स का, वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। अब तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने बोला था पाथ डिफरेंस क्या हो, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो यहां पर जो दोनों लाइट वेव्स जाएंगी, उनके मिलने से यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब आपको ब्राइटनेस दिखाई देगी, उसको मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, समझ गए। तो यहां पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। अच्छा, अब यहां से चलो, यहां पे तो पता चल गया 3 लैम्डा था, तो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, 3 लैम्डा, S1O माइनस S2O इसके बराबर होगा, जो कि 3 लैम्डा है। अब जरा सोचो, अगर मैं यहां ऊपर चला जाऊं इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी लिखा हुआ है मैंने, एट इन्फिनिटी, स्क्रीन पे चलेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब सोचो, यहां ध्यान से सुनना आप, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो यहां से जो डिस्टेंस होगी S2 से वो इनफाइनाइट होगी, और S1 से जो डिस्टेंस होगी वो भी इनफाइनाइट होगी। मतलब एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर अगर चला जाऊं, यहां से बहुत दूर, तो दोनों S1 और S2 से इस पॉइंट की जो बहुत दूर लिया है मैंने, उसकी डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब पाथ सेम हो जाएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो फिर पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो एट इन्फिनिटी, ध्यान रखना ये, पाथ डिफरेंस बराबर 0। अच्छा, अब सुनो, अब फील करते हैं इसको। इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस 0 हो गया, तो इन्फिनिटी से अब तुम पास आओ, ऐसे ऐसे आओ, ऐसे ऐसे आओ, ऐसे ऐसे आओ, ऐसे ऐसे आओ, तो पाथ डिफरेंस 0 था इन्फिनिटी पे, अब बढ़ेगा, तो पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और यहां पर इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा, कितना, 3 लैम्डा। पाथ डिफरेंस बराबर वही S1P माइनस S2, S1O माइनस S2O, इनके बीच के डिस्टेंस के ही बराबर हो जाएगा, मतलब 3 लैम्डा था, तो यहां पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, 3 लैम्डा हो जाएगा। तो यहां पे इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस 0 और यहां पर पाथ डिफरेंस मैक्सिमम कितना, 3 लैम्डा। ऐसे नीचे जाओगे तो फिर से घटने लगेगा पाथ डिफरेंस, कम होने लगेगा, और इन्फिनिटी नीचे माइनस इन्फिनिटी पे फिर से क्या होगा, पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। समझ गए होंगे आई थिंक। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ, देखना यहां इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस 0 हो गया, ठीक है। फिर पहला पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा, 0 के बाद फिर क्या मिलेगा आपको, लैम्डा बाई 2। 0 के बाद क्या मिलेगा, लैम्डा बाई 2। अरे 0 के जस्ट बाद आगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा मिलेगा, सही है। फिर 2.5 लैम्डा बाई 2, मतलब इसके बाद 3 लैम्डा बाई 2 मिलेगा, फिर 2 लैम्डा मिलेगा, फिर 5 लैम्डा बाई 2 मिलेगा, फिर ये मिलेगा 5 लैम्डा बाई 2, और फिर यहां पे क्या मिलेगा, 3 लैम्डा। तो अब आपसे पूछे कोई कि मैक्सिमा और मिनिमा बताओ कहां बनेंगे, कितना सिंपल है। तो यहां पे सबसे पहले तो क्या बनेगा, मैक्सिमा, 3 लैम्डा है ना,
इसके बाद देखो यहां पे क्या मिलेगा 5 लैम्डा बाई 2। याद करो लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं जो उनपे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहां मैक्सिमा मिलेगा, यहां मिनिमा मिलेगा, फिर देखो 2 लैम्डा मैक्सिमा मिलेगा, फिर मिनिमा मिलेगा, फिर मैक्सिमा मिलेगा, फिर मिनिमा मिलेगा और इंफिनिटी पे फिर से मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर? तो इस तरह ऐसा ही नीचे भी बिल्कुल सेम पैटर्न होगा, नीचे भी यही आएगा 5 लैम्डा बाई 2 तो यहां पे 5 लैम्डा बाई 2, फिर ये 2 लैम्डा यहां आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 यहां आ जाएगा, लैम्डा यहां आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 यहां आ जाएगा और यहां नेगेटिव इंफिनिटी पे फिर से पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो वैसे ही मैक्सिमम मिनिमम यहां भी मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने एक एक्सप्लेनेशन आपको समझाया था। अब आगे समझो, ये S1 S2 ऐसे रखे हैं, S1 S2 और इसी लाइन में आगे ये परपेंडिकुलर यहां पे स्क्रीन रखी है, पहला केस होता है। अब चलो हम लोग आगे सीखते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, मैंने क्या बोला था कि स्मॉल डी छोटा है किससे? कैपिटल डी से। ठीक, ये लिखा हुआ है देखो, स्मॉल डी मच मच लेस, लेकिन लैम्डा स्मॉल डी से बहुत छोटा नहीं है, लैम्डा कंपेरेबल है। देखो लैम्डा कितना है? d/3 है, तो d/3 लैम्डा जो है, लैम्डा की वैल्यू इसका 1/3 है, तो कंपेरेबल है कि नहीं? बिल्कुल है। लैम्डा की वैल्यू d का 1/3 है, तो कंपेरेबल कंपेयर कर सकते हैं, नेग्लिजिबल तो नहीं है। ठीक, अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें एक अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। अब देखो ये S1 है और ये S2 है, अप्रोक्सीमेशन बहुत नेग्लिजिबल अप्रोक्सीमेशन है, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छा ये वाले पॉइंट्स मैं मिटा रहा हूं, अब ये तुम लिख लेना सर, ये बहुत जरूरी है, लिख लेना सर। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, लेकिन अब देखो, हाँ मैंने ये पॉइंट लिया है और यहां पर P पॉइंट पर मुझे पता करना है कि भाई मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। मतलब यहां पर जो नेट इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, यही तो मुझे पता करना है। तो मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन मुझे निकालना है। अब पोजीशन कहां से? तो यहां से, O से, मतलब ये S1 S2 के सामने जो स्क्रीन का मिड पॉइंट होगा ये O से ये पॉइंट कितनी दूर है? तो मैं इसको मानता हूं y। तो y क्या होता है? किसी पॉइंट का पोजीशन। अब यहां इस पॉइंट पर मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, तो वो ये y जो है वो उस मैक्सिमा या मिनिमा का पोजीशन है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। ठीक, अब ध्यान से समझना, एक वेव ये जा रही थी, एक वेव ये जा रही थी, तो मैंने ये S1 S2 बनाए। बेटा S1 और S2 यहां पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूं पास में, क्योंकि स्मॉल डी छोटा है किससे? कैपिटल डी से, ये ध्यान रखना है। अब हम उसी के बारे में बता रहे हैं आपको, तो ये हो गया। अब एक बात सोचो, यहां S2 से P तक और S1 से P तक, ठीक है, ये दोनों वेव्स गएंगे। ठीक, इन दोनों वेव्स में ये वाली डिस्टेंस बहुत छोटी है, ये वाली डिस्टेंस देखो बहुत ही छोटी है। तो S2 से जो वेव गई ऐसे गई, S1 से जो वेव गई है वो इससे मिल गई यहां पे, लेकिन ये वाली डिस्टेंस कैसी है? मैंने क्या बोला? बहुत बड़ी है। किससे? इससे तो बहुत बड़ी है। ओके, ये वाली डिस्टेंस जो है इससे ये बहुत बड़ा है। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं ये बोल रहा था कि इसको हमने ऐसे मिला दिया था यहां पे। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब इसका पाथ और इसका पाथ में क्या डिफरेंस है मुझे ये निकालना है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, समझना ध्यान से। आप इन दोनों को ये मतलब इसको इनफाइनाइट बोल सकते हो आप इसके कंपेयर में। देखो यहां पे क्या लिखा, डी बहुत छोटा है, ये स्मॉल डी और ये मतलब ये कैपिटल डी है, तो ये तो कैपिटल डी के ही कंपेरेबल होंगे। ये वाले डिस्टेंसेस काफी बड़े डिस्टेंस है, तो ये दोनों बहुत बड़े डिस्टेंसेस है इसके कंपेयर। ठीक, इसके कंपेयर में ये दोनों बहुत बड़े डिस्टेंस है। तो मैं क्या बोल रहा था, इसको इनफाइनाइट बोल सकते हो आप इसके कंपेयर में। मतलब स्मॉल डी इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर विथ कैपिटल डी, मतलब कैपिटल डी कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो कैपिटल डी को मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस मान सकता हूं, मतलब मैं ये वाली जो डिस्टेंसेस हैं इनको इनफाइनाइट मान सकता हूं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली रे और ये वाली रे यहां मिलेगी, पैरेलल चली जाएगी, इन्फिनिटी पे पैरेलल मिलती है रेस।
तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये वाली रह गई ऐसी, देखो जरा कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। मैं ये बोल रहा हूं कि इसको भी आप इसके पैरेलल ही भेज दो, ठीक, समझ गए ना। तो अगर ये पैरेलल है तो कहां मिलेंगी, बहुत दूर, और ये डिस्टेंस है भी बहुत दूर, तो यहां बहुत दूर मिल गई है। अब इस एक्चुअली में मैं ये क्यों कंसीडर कर रहा हूं, मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है। तो देखो दूसरे तरीके से पाथ डिफरेंस तो मैं निकाल चुका हूं, S1P S2P का डिफरेंस, लेकिन एक और तरीके से निकाल रहा हूं। तो देखो इसको मैंने पैरेलल मान लिया और मान लिया कि बहुत दूर मिल जाएंगे। अब बताओ इन दोनों रेज में क्या पाथ डिफरेंस होगा। तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, ये प्रोसेस है, देखो समझना ध्यान से, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो आप। अब देखो ये ऐसा, इसको बोल देते हैं ए, ठीक। अब बेटा देखो S2 से यहां तक इंफिनिटी तक और A से इंफिनिटी तक दोनों सच सेम है, बिल्कुल सेम है, यहां इस परपेंडिकुलर के आगे दोनों सेम है, और डिफरेंस सिर्फ इतना है, इसको A बोला। तो ये वाला जो पार्ट है ये पाथ डिफरेंस है, किसका, S1P और S2P, S1P और S2P का पाथ डिफरेंस ये है। समझ में आ रहा है बात, मतलब यही आप यहां पे भी कर सकते हो, इसको यहीं से सीधा एक परपेंडिकुलर डाल दो, समझ गए ना, ये डाला परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को कुछ बोल देते हैं A, तो ये S2A हमारा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का पाथ डिफरेंस है, क्लियर। ये कंसीडरेशन है, ये कंसीडरेशन हमें करना पड़ेगा। चलो तो अब सुनो, अब यहां पे पाथ डिफरेंस क्या होगा। अब तो मैं पाथ डिफरेंस को बोल सकता हूं डेल्टा एक्स, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखो S1P माइनस S2P जो पाथ डिफरेंस है उसको मैं बोल सकता हूं, बेटा देखो ये D दिया है ना, ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा, बिल्कुल होगा, ये भी थीटा, पैरेलल माना है ना हमने, तो ये थीटा है अगर, तो ये भी मैं कह रहा हूं कि थीटा मान सकते हो आप, क्लियर। यही बताना था मुझे, ये कंसीडरेशन है। अब ये अगर स्मॉल d है तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल में ये निकाल दो, cos थीटा आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू जो होगी वो होगी d cos थीटा, ठीक। मतलब कि डेल्टा x जो होगा हमारा वो क्या होगा, d cos थीटा। बहुत सरल है ये तो, है ना। अच्छा ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला कितना आएगा, d/2, और ये कितना आएगा, d/2, सही है, आधे आधे होंगे ना, d/2। चलो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना मुझे पता चल गया। अब थोड़ा सा पाथ डिफरेंस को इसी से और देखो जरा, इसी से कैसे निकालें, है ना। तो ऐसे निकाल सकते हो S2P माइनस S1P को, देखना ध्यान से कैसे निकाल सकते हैं। हाँ पहले तो इतना क्लियर है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस ट्राइंगल में देखो, ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये थीटा दिया है, और एक्चुअली में हमें फाइंड क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है OP, पोजीशन ही तो फाइंड करनी है। तो लगा दो tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा y अपॉन, tan थीटा इक्वल हो जाएगा y अपॉन कितना, कैपिटल D, y अपॉन, देखो कैपिटल D यहां से स्टार्ट है मिड पॉइंट से, लेकिन यहां से भी ले सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो tan थीटा इक्वल होगा y अपॉन d माइनस d/2, लेकिन यहां देखो क्या लिखा है, स्मॉल d बहुत कम है कैपिटल D से, तो स्मॉल d मच 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 लेस देन कैपिटल D, सो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सीधा y अपॉन d, समझ गए। अच्छा बेटा हमने cos, यहां से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली है, देखो पाथ डिफरेंस जो आया है वो हमारा क्या आया है, d cos थीटा आया है, और यहां से मैंने tan थीटा निकाल लिया, है ना। तो जब हमने tan थीटा, यहां मुझे एक्चुअली में tan थीटा की वैल्यू डालनी है, तो अगर मुझे यहां से cos थीटा की वैल्यू पता चल गई, यहां से अगर मुझे cos थीटा की वैल्यू पता चल गई, तो मैं वहां से tan थीटा भी निकाल लूंगा ट्राइंगल बना के, और tan थीटा अगर आ गया तो इसमें डाल दूंगा, तो फिर मेरा y आ जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल D इंटू tan थीटा। समझ में आया। तो मैं इसको बोल दे रहा हूं इक्वेशन 1 और इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2,
क्लियर? अब ये तो बहुत सिंपल हो गया। आई थिंक इतनी बात आप लोग समझे होंगे। अभी हम और भी इसके केस समझेंगे। हाँ बेटा, इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी। अब एक बात और समझ लो, बस एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है। अगर मुझे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स चाहिए है विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो पाथ डिफरेंस में क्या लिखूंगा? डेल्टा एक्स बराबर S1P माइनस S2P। और ये देखो बड़ा सिंपल है, आप लिख सकते हो इसको। कैसे लिखोगे? S1P, तो S1P यही तो है। तो इस बड़े ट्राइंगल में देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसमें ये निकालना है। तो इसका स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? यहां इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? तो देखो इसके मिड पॉइंट, यहां से मिड पॉइंट तक तो कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी बाई 2 है। तो समझ गए होंगे अब क्या होगा? पूरा यहां से यहां तक हो जाएगा कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 2, मतलब S1P आएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 2 का स्क्वायर। ये हो गया माइनस S2P। अब ये S2P कैसे आएगा? कितना सरल है। ये S2P कैसे आएगा? अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, ये 90 डिग्री है, तो इसमें क्या करोगे आप? वाई स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, तो ये कितना है? तो यहां से यहां तक तो डी है और ये डी बाई 2 कम कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर। समझ में आया? तो इस तरीके से हम विदाउट एनी कंसीडरेशन ये पाथ डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन अगर हम कंसीडरेशन करें, कौन सा कंसीडरेशन? कि ये डी, स्मॉल डी की वैल्यू इससे बहुत छोटी है, तो ये वाला कंसीडरेशन हो जाएगा और तब S2P माइनस S1P जो होगा वो ये पाथ डिफरेंस आएगा, d cos थीटा आ जाएगा। और इसी ट्राइंगल में tan थीटा बराबर y अपॉन d माइनस डी बाई 2 होगा, लेकिन डी बाई 2 नेग्लिजिबल है, तो ये कैपिटल डी के बराबर ही आ जाएगा। समझ में आया? तो ये सबको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे? इस पॉइंट की y निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे। अब इसमें y किसकी निकालनी है? यहां पे मैं किसकी पोजीशन निकालनी है? मुझसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा मुझसे? कि भाई यहां पे देखो क्या बना। सबसे पहले यहां पर इंफिनिटी पे क्या बनेगा? इंफिनिटी पे क्या बनेगा? मैक्सिमम। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। ठीक है, फिर यहां पे मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर यहां पर मैक्सिमा। वो डिपेंड करता है कि ये डी कितना है। अगर ये स्मॉल डी की वैल्यू, मान लो ये स्मॉल डी की वैल्यू 5 लैम्डा बाई 2 है, स्मॉल डी की वैल्यू 5 लैम्डा बाई 2 है, तो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 2। और 5 लैम्डा बाई 2 क्या है? लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, तो यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो यहां पे क्या बनने वाला है? मिनिमा। ठीक, मतलब आपको डार्कनेस दिखाई देगी, जो लाइट होगी उसका कम इंटेंसिटी होगी वहां पे। तो अब मान लो यहां पे हमें क्या मिला? इस पॉइंट पे एक मैक्सिमा मिला। सुनना ध्यान से, स्क्रीन कैसी है इमेजिन करो, ये ऐसी स्क्रीन है, सामने यहां पे सोर्स रखे, ऐसे ये रखे हैं सोर्स। अब यहां से दोनों इस पॉइंट पे स्क्रीन पे क्या मिला हमें? मैक्सिमा मिला, मान लो। ठीक है, तो एक मैक्सिमा जो यहां मिला, पूरे सर्कल में आपको मैक्सिमा मिलेगा। क्यों? यहां से वेव गई ऐसे ऐसे, या यहां से ऐसे भी तो भेज सकते हो यार, या यहां से नीचे भी तो भेज सकते हो। तो हमें एक सर्कुलर लोकस पे क्या मिलेगा? मैक्सिमा 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 मैक्सिमा। अगर यहां से किसी एक पॉइंट पे मिनिमा मिल रहा है, तो उस सर्कल में पूरे में मिनिमा मिलेगा। समझ गए? इनको बोलते हैं फ्रिंजेस, नाम होता है इनका, फ्रिंज बोलते हैं। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो इनका फ्रिंज का लोकस कैसा होगा? सर्कुलर होगा, ऐसे मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, सर्कल में मिनिमा। क्लियर? तो ये फ्रिंजेस का लोकस होगा। ये आई थिंक इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम इसी में एक और केस होता है, वो क्या है वो सीखेंगे। ठीक है, देखो बेटा, अभी हमने मैक्सिमा और मिनिमा के पोजीशंस निकालने सीखे थे। ठीक है, अभी मैंने थ्योरी बताई है, अभी मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा इसके, तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हमें सिर्फ ये सीखना है कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक, तो हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ
स्मॉल डी इज मच मच लेस देन कैपिटल डी, ये तो पहले भी था। लेकिन यहां देखो ये वाली कंडीशन नहीं थी पहले। लैम्डा जो था वो डी के कंपेरेबल था, लेकिन अभी देखो लैम्डा बहुत छोटा हो गया किससे, स्मॉल डी से। स्मॉल डी क्या होता है, सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस। तो इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं। अभी मैंने सोर्स ऐसे लिए थे और इसी के आगे ऐसे लिया था स्क्रीन। अब मैं थोड़ा सा इसमें भी चेंज कर रहा हूं। चलो मैंने क्या किया, ये सोर्स लिया S1, ये सोर्स लिया S2, पॉइंट सोर्स है इनका। ये देखो मिड पॉइंट है, क्या बोलते हैं इस मिड पॉइंट को, चलो C बोल देते हैं। अच्छा S1 S2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मैंने बोला था D, क्लियर। अच्छा इसके मिड पॉइंट से कैपिटल D डिस्टेंस पे, याद होगा आपको, मिड पॉइंट से, चलो डार्क लाइन बना देते हैं, मिड पॉइंट से कैपिटल D डिस्टेंस पर ये रखी थी हमने स्क्रीन, याद है ना, ये स्क्रीन थी, क्लियर। अच्छा ये मिड पॉइंट है इसका स्क्रीन का, ये O बोल देते हैं इसको, ठीक। अब ध्यान दो, ये D, यहां से ये पूरा डिस्टेंस कितना है, कैपिटल D है, क्लियर। अब समझो तो क्या करना है, फिर वही पॉइंट P लेना है, एक पॉइंट P की पोजीशन, पॉइंट P की पोजीशन तो ये होगी, क्या है ये पोजीशन, Y। अब P पर या तो मिनिमा होगा या फिर मैक्सिमा होगा। अब इसमें आप बहुत ज्यादा ध्यान से पूरा फुल डिटेल में देखेंगे, समझिए इसको क्या करते हैं इसमें हम लोग। तो बेटा चलो क्या करना है, करना क्या है हमें, कुछ नहीं, पाथ डिफरेंस चाहिए सबसे पहले। तो S1 से मिलाओ P को, मिला दिया, S2 से मिलाओ P को, मिला दिया, ये दोनों के पाथ हो गए, S1P और S2P, क्लियर बेटा। अगर हम अच्छा S1P और S2P हो गए, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, पाथ डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे इसका, तो मैं ऐसे लिखूंगा, पाथ डिफरेंस बराबर, इसको डेल्टा एक्स बोलते हैं, बराबर होगा S2P माइनस S1P, सही है। क्यों, S2P ये बड़ा है, S1P छोटा है। अगर आप ये जो मिड पॉइंट लाइन जा रही है ना ये वाली, इसके नीचे होते, देखो इसके नीचे होते तो S1P बड़ा होता, S2P छोटा होता, तो मैं S1P माइनस S2P लिख देता। अच्छा O पे देखो, यहां से ये डिस्टेंस d/2 है, ये डिस्टेंस d/2 है, तो इसका मतलब अगर हम O पे देखें तो S1 से O और S2 से O तक की डिस्टेंस सेम होगी, मतलब O पर पाथ डिफरेंस 0 होगा हमेशा, कुछ भी करो आप। लेकिन अगर ये वाला डायग्राम है, इस केस में हमेशा S1O और S2O बराबर होंगे, तो O पे हमेशा पाथ डिफरेंस 0 होगा, मतलब O पर जो इंटेंसिटी बनेगी मैक्सिमम, वो इंटेंसिटी बनेगी वो हमेशा मैक्सिमम रहेगी, क्लियर, क्योंकि हमेशा O पे पाथ डिफरेंस 0 रहना है, समझ गए। तो यहां O पर एक मैक्सिमा बनता है, क्या बनता है, ब्राइटनेस, एक स्ट्रिप बनती है ब्राइट, उसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जो सेंटर पे, स्क्रीन के सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनती, ब्राइट स्ट्रिप या ब्राइट फ्रिंज बनती है, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, याद रखना ये नाम, अभी और डिटेल में सीखेंगे इसको। चलो बेटा, तो मैं S2P माइनस S1P लिखूंगा पाथ डिफरेंस को। अब देखो जरा, ये वाला केस तो वैलिड है अभी भी, मतलब कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि S1 और S2 से जो वेव जा रही है यहां पे, वो ऐसे पैरेलल भी भेज सकते हो आप। कैसे भेज सकते हो, पैरेलल। सिर्फ एक कंसीडरेशन होगा जो पाथ डिफरेंस निकालने में हेल्प करेगा भाई। तो देखो ऐसे कर सकते हैं क्या, S1 S2, ये वेव ऐसे जा रही है और ये वाली भी ऐसे भेज दो, सही है। अब ये S1 है, ये S2 है, और ये क्या है बेटा, स्मॉल d। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकाले हम, ये क्यों मान लिया हमने पैरेलल है, क्योंकि मैंने बोला D से ये कैपिटल D बहुत बड़ा है, तो ये दोनों वेव्स बहुत दूर तक जा रही है ना, और ये बहुत छोटा है, तो यहां से परपेंडिकुलर आप डाल दो ऐसे, यही हमने पहले भी किया था। तो ये जो है,
इसको मैं ए बोल देता हूं। तो एस टू ए ये हमारा पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स। तो यहीं पे डाल दो आप इसको परपेंडिकुलर को। तो ये डाल दिया हमने परपेंडिकुलर, देखो एक बार थोड़ा और अच्छे से लगाते हैं। ये डाला हमने परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट है ए और ये बेटा हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। क्लियर, समझ गए? तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आएगा, बी साइन थीटा। इसमें करके देखो, साइन थीटा लगाओ। अच्छा एक बात और सुन लो, बता देता हूं, समझ लो ध्यान से। ये दोनों रेस पैरेलल है, मैंने बोला अभी, मान सकते हैं ऐसा, ठीक। ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब एक काम करो आप, यहां से ये जो ऐसे ये वाला जो वो है ना सी वाले पॉइंट को, सी वाले मिड पॉइंट को, S1 S2 के मिड पॉइंट को यहां से मिला दो, सीधा मिला दिया। इस वाले एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, ठीक। क्लियर, मतलब आपने क्या किया, यहां पर बेटा देखो, यहां पे मिड पॉइंट जो है ना उसको भी आपने पैरेलल ही भेजा, और पैरेलल भेजा और हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब ये जो लाइन थी है ना, इसके साथ ये वाला एंगल आपने बोला, या इसको बोला थीटा। अच्छा अब देखो, ये अगर आपने थीटा बोला तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये थीटा होगा, तब ये आएगा। अभी ये आया कैसे मैं बताता हूं, अभी देखना समझना। तो मैंने क्या बोला, ये एंगल थीटा है, इसको मैंने माना थीटा, ये वाला समझना ध्यान से, ये एंगल मैंने क्या माना है, थीटा। तो ये कैसे थीटा हो जाएगा, देखते हैं। तो अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना है, अब देखो ये थीटा है, तो फिर यहां पर अगर तुम इसको यहां मिलाओगे तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये तो सब पैरेलल है। क्लियर, तो ये वाला एंगल भी थीटा है, तो फिर ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये इतना 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो इस ट्राइंगल में देखो ये वाला एंगल थीटा। तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे सब लोग। ध्यान रखना, ये हमेशा ये वाला एंगल अगर थीटा मान रहे हो तो ये यहां से मिलाते हो उसको भी थीटा होता है। तो आप क्या करो, इन ट्राइंगल S1 S2A, देखो S1 S2A, इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाओ। तो साइन थीटा इक्वल, मतलब ये थीटा, साइन थीटा में परपेंडिकुलर मतलब डेल्टा एक्स अपॉन हाइपोटेनस मतलब स्मॉल डी। तो फिर ये डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस है, यही तो है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, वो आ गया डी साइन थीटा। ऐसे ही पहले भी, इस बार इसके पहले वाले केस में भी हमने वही थीटा मान लिया था, तो दोनों एंगल थीटा हो गए थे। वो वहां पे डी कॉस थीटा आया था, है ना, पाथ डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा, इस वाले अप्रोक्सीमेशन को यूज करके पाथ डिफरेंस निकाल लिया हमने। सिंपल है, अब ध्यान से समझो, बहुत ज्यादा ध्यान से। इसमें साइन थीटा बराबर क्या होगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं अभी, बहुत जरूरी है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डी। साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डी। अच्छा ये ध्यान रखना इतना भी। अब एक काम और करते हैं, इस ट्राइंगल में देखो COP, इन ट्राइंगल COP, चलो बेटा इसमें टेन थीटा लगा दो। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, मुझे लगता है टेन थीटा बराबर आ जाएगा y अपॉन कैपिटल डी। y अपॉन कैपिटल डी, ये भी बिल्कुल सही बात है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब यहां देखो, ये साइन थीटा है और ये टेन थीटा है ना। अब थीटा कैसा है, ये थीटा की वैल्यू यहां देखो, यहां पे y और ये कैपिटल डी। अब यहां पे गौर करना, डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, पाथ डिफरेंस होता है ना डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स होता है पाथ डिफरेंस, और ये होता है m लैम्डा या 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। याद है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है m लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता था 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। चलो अच्छा, यहां पे मैं कुछ भी मान लेता हूं, साइन थीटा बराबर मैंने माना m लैम्डा। चलो तो m लैम्डा अपॉन डी, ये आ गया। यार देखो जरा, लैम्डा अपॉन डी की वैल्यू क्या होगी, यहां पर लैम्डा अपॉन डी की वैल्यू क्या होगी, दिख रहा है लैम्डा बहुत छोटा है डी से, बहुत ज्यादा छोटा,
मतलब 10,000 गुना छोटा, ऐसे समझ लो 10,000 गुना छोटा। तो 10,000 गुना अगर छोटा है तो यहां पर 10⁻⁻⁴ आएगा। और m क्या होता है, नंबर ऑफ m की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये होती है ना। ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती है, इंटीग्रल वैल्यू होती है, लेकिन 2 4 6 10 20 तक, बस इससे ज्यादा नहीं आता है। क्यों नहीं आता वो भी हम इसको भी समझाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी रेंज में हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता है। क्लियर? तो समझो ध्यान से, इंटरफेरेंस की कंडीशन है एक्चुअली में। तो यहां लैम्डा अपॉन डी बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसलिए साइन थीटा बहुत छोटा, इसलिए थीटा बहुत छोटा होगा। साइन थीटा बहुत छोटा होगा, इसलिए थीटा बहुत छोटा होगा। तो हेयर, अब मैं क्या लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना। मैंने बोला है डेल्टा एक्स की वैल्यू जो होती है वो लैम्डा के फॉर्म में होती है, और लैम्डा अपॉन डी बहुत छोटी क्वांटिटी है। बट लैम्डा अपॉन डी इज वेरी, but is negligible, मतलब very small। so हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर टेन थीटा, साइन थीटा बराबर टेन थीटा और बराबर थीटा, मतलब ये टेन थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर हो गए। क्लियर? अब अगर ये दोनों बराबर हो गए, देन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन देखो, फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिल जाएगा, y अपॉन कैपिटल डी बराबर हो जाएगा डेल्टा x अपॉन स्मॉल डी। मतलब y मिल गया मुझे, y मिल गया कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू डेल्टा x। कितना सिंपल हो गया ये तो बहुत सरल केस हो गया। y की वैल्यू हमें मिल गई क्या, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू डेल्टा x। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है वैलिड, मतलब ये लैम्डा बहुत छोटा नहीं है, तब फिर आप नहीं कर सकते इसको साइन थीटा को थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा के बराबर कर दो, नहीं कर सकते हम, तब नहीं करोगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम इन्हीं से सॉल्व करेंगे, इसको ही सॉल्व करेंगे। हम पहले यहां से साइन थीटा निकालेंगे, उससे ट्राइंगल बनाएंगे और टेन थीटा में वैल्यू डालेंगे और उससे हमें y की वैल्यू मिलेगी। समझ में आई बात? ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। तो हम तो यही केस पढ़ेंगे अभी, एक्चुअली में यही वाला केस हमें ज्यादातर पूछा भी जाता है। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं हम क्या होता है। तो ये मैं मिटा रहा हूं। अब देखो बेटा, मैंने जो फॉर्मूला डेराइव किया है वो क्या है देखते हैं। तो अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, ये वाली चीज अगले वेव ऑप्टिक्स में भी आएगी, और ये सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा वहां पे, ये सब आपको ध्यान रखना है। अभी उसमें मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, इसी से आगे बढ़ेंगे हम, जहां पे इसको खत्म करेंगे उसके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, मैंने सीखा है y बराबर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू डेल्टा एक्स, मतलब पाथ डिफरेंस। अब आ जाओ केस फर्स्ट। मुझे यहां पर पोजीशन चाहिए, किसकी पोजीशन चाहिए, मैक्सिमाज की और मिनिमाज की। तो चलो पहले मैक्सिमा की देख लेते हैं। तो केस फर्स्ट, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमाज। तो बेटा पोजीशन फॉर मैक्सिमा, इसको मैं इक्वेशन मान रहा हूं 3, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा मुझे पता है डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, एम लैम्डा। अब याद करो, मैंने एक बार लिखा था प्लस माइनस एम लैम्डा, तो वो क्यों लिखा था समझो। नहीं, यहां पे मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस एम लैम्डा, क्यों, देखो यहां क्या चाहिए हमें, पाथ डिफरेंस चाहिए ना। तो अगर हम S1 S2 से इस O पे जाएं तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। फिर ऊपर जाओगे तो आपको पाथ डिफरेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, पाथ डिफरेंस मिलेगा। पाथ डिफरेंस मिलता जाएगा कितना, यहां पाथ डिफरेंस 0 है। सोचो यहां पे पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो सबसे पहला जो पाथ डिफरेंस मिलेगा जिसके लिए मैक्सिमा या मिनिमा बनता है, जिसके लिए मैक्सिमा या मिनिमा बनता है, मुझे लगता है वो पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाई 2। 0 के बाद क्या आएगा, लैम्डा बाई 2, तब लैम्डा आएगा, फिर 3 लैम्डा बाई 2, तब 2 लैम्डा आएगा। तो यहां पाथ डिफरेंस क्या है, यहां पे पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स बराबर 0 इस O के लिए। फिर यहां पाथ डिफरेंस आएगा, ध्यान से सुनना, मैं पूरा पाथ डिफरेंस ही लिख रहा हूं। यहां पे पाथ डिफरेंस आएगा लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। तो यहां नीचे क्या आएगा,
माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक है, यहां पे लैम्डा कैसा प्लस, तो ऊपर भी वही मिलेंगे नीचे भी वही मिलेंगे, तो नीचे वाले के लिए माइनस बोल देते हैं। फिर यहां पे क्या मिलेगा, प्लस का 3 लैम्डा बाई 2, फिर क्या मिलेगा प्लस का 2 लैम्डा, फिर क्या मिलेगा प्लस का 5 लैम्डा बाई 2, फिर क्या मिलेगा प्लस का 3 लैम्डा, ऐसे ही एंड सो ऑन। ऐसे ही यहां पर देखो बिल्कुल सेम टू सेम जो यहां लिखे वही यहां पे लिख देना। अब बेटा यहां पे कौन सा, यहां पे क्या मिला आपको, मैक्सिमा, यहां पे तो पार्ट डिफरेंस 0 है तो मैक्सिमा मिलेगा। अब ये लैम्डा बाई 2 पे क्या मिलेगा, मिनिमा। कौन सा मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। इसके बाद लैम्डा पे मैक्सिमा, कौन सा मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट मैक्सिमा। ये सेंट्रल वाला था, सेंट्रल वाले का ऑर्डर होता है 0 ऑर्डर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, या इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, और इसी को बोलते हैं 0 ऑर्डर मैक्सिमा, 0 ऑर्डर मैक्सिमा। तो इसका ऑर्डर 1 नहीं होता, 0 होता है, नंबरिंग करते हैं तो 0 बोलते हैं इसको। तो 0 मिनिमा, 0th मिनिमा, सॉरी 0th मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा, मतलब पहले मिनिमा मिलता है। जैसे हम तुमसे कहें फोर्थ मैक्सिमा और फोर्थ मिनिमा में कौन पहले मिलेगा, तो पहले फोर्थ मिनिमा मिलेगा, फिर आपको फोर्थ मैक्सिमा मिलेगा, ऐसे ही नीचे। क्लियर। तो फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा। क्लियर। तो यहां डाल दो, तो प्लस माइनस एम लैम्डा में वेयर एम बराबर आपको पता होना चाहिए, एम बराबर सब कुछ 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, रखते जाओ। तो यहां देखो y बराबर आएगा एम लैम्डा, एम यहां पे एम लैम्डा, तो एम लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, यही तो आएगा भैया। क्लियर। अच्छा, अब यहां पे ये तो जनरल पोजीशन हो गई इसकी। अगर आप यहां पे वैल्यूज डालोगे तो देखो डेल्टा एक्स बराबर क्या मिलेगा, रखो इसमें 0, तो पहले 0 मिलेगा, फिर रखो 1 रखो तो प्लस माइनस लैम्डा मिलेगा, फिर रखो तो प्लस माइनस 2 लैम्डा मिलेगा, फिर रखो तो प्लस माइनस 3 लैम्डा मिलेगा, ऐसे ही मिलता जाएगा। इसके लिए इस पर, इस पर, इस पर और इस पर हमें क्या मिलेंगे, मैक्सिमास। तो नंबर बताओ उनका, तो 0 के लिए सेंट्रल, क्या सेंट्रल, सेंट्रल मैक्सिमा। यहां बताओ, यहां पे मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा, यहां बोलो सेकंड मैक्सिमा, यहां बोलो थर्ड मैक्सिमा। क्लियर। ऐसे ही आगे मिलते जाएंगे। तो ये नंबरिंग रिजल्ट ध्यान रखना पड़ेगा हमें। क्लियर। अब चलो हम बात करते हैं मिनिमा की। अच्छा बेटा, अब हम मिनिमा की अगर बात करें तो फॉर, यहां केस सेकंड हो जाएगा पोजीशंस ऑफ। अच्छा, आप पोजीशन निकालनी है तो निकाल सकते हो ना, जो भी पार्ट एम की वैल्यू यहां डालते जाओ, इसमें डालोगे एम की वैल्यू 0 तो y बराबर 0 आएगा। सही है, y बराबर 0 तो मिलेगा। तो ये 0 पोजीशन है किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की। यहां पे डाल दो m बराबर 1 डाल दो इसमें, तो m बराबर 1 डालोगे तो ये वाला पार्ट डिफरेंस मिलेगा, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन, y मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन। के सेकेंड, तो क्या है के सेकेंड, पोजीशंस ऑफ मिनिमास, ये ठीक। तो क्या होता है बेटा, फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स तो हम पहले पढ़ चुके हैं, सबसे पहले पढ़ा था। ये होता है 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। क्लियर। लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स। चलो, वेयर m बराबर, वेयर m बराबर सब कुछ 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसमें अक्सर लोग एक गलती करते हैं, वो ध्यान सुनो। यहां पर सेंट्रल मिनिमा तो होता नहीं है, मैक्सिमा का सेंट्रल से स्टार्ट होता है, मिनिमा का फर्स्ट से स्टार्ट होता है। ठीक। तो जहां जरा यहां पे 0 रखना, 0 रखोगे तो m बराबर 0, तो लैम्डा बाई 2 आएगा, और लैम्डा बाई 2 पे हमें फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। मतलब 0 रखने पे आपको पहला मिनिमा मिलेगा, पहले मिनिमा की पोजीशन मिलेगी। 1 रखने पे दूसरे मिनिमा की पोजीशन मिलेगी। देखो 3 लैम्डा बाई 2,
यहां रखो 1 तो 3 लैम्डा बाई 2 आएगा। क्लियर? तो यहां पर रखोगे तो डेल्टा एक्स बराबर, देखो बेटा क्या क्या आएगा, रखो 0 1 2 3 सब रखो, तो ये आएगा पहले तो प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, ये प्लस माइनस लगा देना यहाँ पे, फिर प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई 2, फिर प्लस माइनस 5 लैम्डा बाई 2, फिर प्लस माइनस 7 लैम्डा बाई 2, फिर डॉट 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 डॉट। क्लियर? अच्छा अब देखो इस पे क्या मिलेगा, इस पे क्या मिलेगा, इस पे क्या मिलेगा, इस पे मतलब कौन से मिनिमा की पोजीशन मिलेगी। तो लैम्डा बाई 2 मतलब क्या, m बराबर 0, देखो यहां पे लिख देते हैं m बराबर 0 1 2 3, यहां वैसे लिख दिया था मैंने, यहां पे लिख दिया। ठीक, तो यहां पे मिलेगा आपको फर्स्ट मिनिमा, यहां पे मिलेगा सेकंड मिनिमा, यहां पे मिलेगा आपको थर्ड मिनिमा, यहां पे मिलेगा फोर्थ मिनिमा। तो इस तरीके से ये मिनिमास की पोजीशन निकालनी हो तो आप y बराबर इसमें डाल दो, क्या होगा ये y बराबर 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, m पाथ डिफरेंस की जगह पे क्या डालोगे 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, और बचा क्या, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये है पोजीशन के लिए फॉर्मूला, इसमें m बराबर डालते जाओ, जिसकी पोजीशन चाहिए सबकी पोजीशन आपको मिलती जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि S1 S2 दो सोर्स हैं और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो d है, और d की वैल्यू देखो क्या दिया है हमें 3.2 लैम्डा। मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि लैम्डा जो है इज कंपेरेबल टू d, लैम्डा इज कंपेरेबल टू स्मॉल d, मतलब लैम्डा नेग्लिजिबल नहीं है d के कंपेयर में, आप लैम्डा को कंपेयर कर सकते हो d से। ठीक है, तो वही जो हमने किया था साइन थीटा बराबर टेन थीटा, वो सब नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर वैल्यूज के साथ हमें फॉलो करना पड़ेगा इसको। तो देखो क्या रहा है, कैपिटल D 1 मीटर है, कैपिटल D मतलब यहां S1 S2 के मिड पॉइंट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस, ये स्क्रीन है हमारी। अब वो कह रहा है कि ये y बता दो, ये क्या है y, फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा फाइंड पोजीशन y ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। मतलब यहां से, इसको मैं P बोल देता, इसको मैं थोड़ा इसको O बोल देता। ठीक है, तो यहां से आप ऊपर जाओ तो पहला मैक्सिमा जो आपको मिलेगा उसके लिए y बता दो क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो एट इंफिनिटी पाथ डिफरेंस 0 होगा। ठीक, इंफिनिटी पे पाथ डिफरेंस 0 है। अब इंफिनिटी पे पाथ डिफरेंस 0 है, यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है, तो यहां पर मुझे दिख रहा है पाथ डिफरेंस, देखो S1O और S2O का डिफरेंस मतलब कि D के बराबर है। मतलब कितना, D की वैल्यू क्या है 3.2 लैम्डा, यहां पे दिखने का होगा आपको। तो डेल्टा एक्स बराबर है स्मॉल d बराबर 3.2 लैम्डा। क्लियर? ओके, 3.2 लैम्डा इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस है। तो आपको पता है मैक्सिमा कब मिलते हैं, पार्ट डिफरेंस या तो 0 हो, या लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, या 3 लैम्डा हो। लेकिन O पे तो 3.2 लैम्डा है, तो O पे मैक्सिमा तो नहीं है। अच्छा अब सोचो 3 लैम्डा कहां होगा, यहां पार्ट डिफरेंस 0 है और इंफिनिटी पे पार्ट डिफरेंस 0 है, और यहां पर पार्ट डिफरेंस 3.2 लैम्डा है ना। मतलब यहां कहीं नहीं लगता आपको, यहां कहीं मतलब यहीं पे मान लो, यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा 3 लैम्डा, पार्ट डिफरेंस यहां 3.2 लैम्डा है, तो ऊपर कम होता जाएगा और फाइनली 0 हो जाएगा। तो यहां सबसे पहला ऐसा कौन सा पार्ट डिफरेंस मिलेगा जिसपे आपको मैक्सिमम मिल जाए 3 लैम्डा। तो यहां से ऊपर जाओगे, मैं माना कि यहां पे मिल गया 3 लैम्डा, तो इस पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा। इसके बाद क्या मिलेगा 2.5 लैम्डा, और वहां 2.5 लैम्डा मतलब 5 लैम्डा बाई 2, तो वहां तो मिनिमम मिलेगा, वो फर्स्ट मिनिमा होगा।
मतलब अगर वो पूछे फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन तो यहां से यहां तक होगी, और ये इसके लिए पाथ डिफरेंस आपको क्या लेना पड़ेगा 5 लैम्डा बाई 2। और फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन पूछे तो पाथ यहां इस पॉइंट पे होगा, और इस पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3 लैम्डा। समझे, क्योंकि यहां पे 3.2 लैम्डा है, तो ऊपर जाने पे सबसे पहला जो पाथ डिफरेंस मिलेगा जिसपे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, वो होगा 3 लैम्डा, फिर होगा 2.5 लैम्डा, फिर होगा 2 लैम्डा। वो 2 लैम्डा जो होगा वहां पे सेकेंड आपको क्या मिलेगा मिनिमा, यहां से दूसरा मैक्सिमा सॉरी, फिर 1.5 लैम्डा, उसमें भी मिनिमम, फिर लैम्डा मिलेगा, उस पे फिर मैक्सिमम मिलेगा आपको। तो वो नंबरिंग यहां से पहला पूछ रहा है वो, तो उसके लिए 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा, बहुत बढ़िया। लेकिन अब जरा देखो ध्यान से, हमने क्या किया था, इसको थीटा बोला था, तो अप्रोक्सीमेशन इसको भी थीटा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बहुत बड़ी है, 1 मीटर है, देखो 1 मीटर ये दिया होता है हमें कि स्मॉल डी बहुत छोटा होता है कैपिटल डी से, ये तो हमेशा ही वैलिड होगा, स्मॉल डी बहुत छोटा होगा कैपिटल डी से। लेकिन जरूरी नहीं है कि लैम्डा स्मॉल डी से बहुत छोटा हो, लैम्डा कंपेरेबल भी हो सकता है स्मॉल डी से, और लैम्डा बहुत छोटा भी हो सकता है। तो यहां जैसे कि कंपेरेबल है, ठीक, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, देखो ये थीटा तो ये थीटा, अब यहां से डालते हैं परपेंडिकुलर, ये प्रोसेस फॉलो रखने पड़ेंगे आपको, करने पड़ेंगे। ये परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या है, पाथ डिफरेंस, याद है ना, तो बट डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस बराबर, यहां पे लिख देता हूं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस फॉर फर्स्ट मैक्स फ्रॉम ओ से फर्स्ट मैक्स के लिए पाथ डिफरेंस ये है 3 लैम्डा। बट डेल्टा एक्स बराबर यहां लिख रहा है, देखो डी का ये कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, मतलब स्मॉल डी कॉस थीटा, तो फिर कॉस थीटा बराबर, अब कॉस थीटा को क्या, यहां थीटा बहुत छोटा है नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं कर सकते आप, समझ गए ना। तो यहां पर कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डी। डेल्टा एक्स के जगह देखो 3 लैम्डा, और डी की जगह पे स्मॉल डी ये लिखा हुआ है 3.2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा खत्म, कॉस थीटा इक्वल हो गया 3/3.2। क्लियर, इसका पॉइंट हटा दो, एक जीरो बढ़ा दो, क्या आ जाएगा 15/16 है ना। अब इसका ट्राइंगल बना लो, ये ट्राइंगल बना दिया, ये थीटा हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना हो जाएगा 15 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 16, तो ये निकाल सकते हो फिर, है ना, ये आ जाएगा √16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये निकाल लेंगे हम, ठीक। अब देखो, चलो ये तो हो गया, मुझे तो y चाहिए था भैया, तो y बराबर क्या होता है, y बराबर क्या, अब मैंने क्या बोला, कितना सिंपल है, यहां से लगा दो tan थीटा, लगा दो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में क्या लगा दो tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल देखो यहां से d/2 कम करना पड़ेगा, ये d/2 है ना, तो ये कैपिटल डी माइनस स्मॉल d/2, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा y अपॉन इस कैपिटल डी माइनस स्मॉल d/2। बट फिर वही स्मॉल डी बहुत छोटा है तो इसको तो हटा दो, मतलब कि y बराबर सीधा हो जाएगा tan थीटा इंटू कैपिटल डी बराबर, कैपिटल डी कितना है, कैपिटल डी तो हमें 1 मीटर दिया है, और इंटू tan थीटा की वैल्यू यहां से देखो √16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब tan थीटा अपॉन 15, ये हमारा y की वैल्यू आ गई। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया। क्लियर है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, इसका प्रोसेस समझ गए होंगे। अभी हम ये वाले, जब इसको हम ऐसा रखते हैं, उसमें तो बहुत केस होते हैं, पूरा एक चैप्टर ये हो तो, जिसका नाम है इंटरफेरेंस, लेकिन उसका आधे से ज्यादा पार्ट तो मैं इसी में खत्म कर चुका हूं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, सब यूज होंगी उसमें, मैं बताऊंगा नहीं, यहीं से आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग में, रस्सी में जो वेव बनती है उसका रिफ्लेक्शन, ठीक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग वेव, क्लियर। तो कहां से, फ्रॉम फ्री और ओपन एंड
और दूसरा केस सेकंड फ्रॉम फिक्स्ड और क्लोज्ड, या इसी को बोलते हैं रिजिड एंड। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो यहां पे मैंने क्या किया, यहां से मैंने देखो एक समझना ध्यान से, यहां से मैंने इंसिडेंट वेव रस्सी में भेजी, यहां पे भी देखो इंसिडेंट वेव रस्सी में भेजी, लेकिन यहां पर मैंने जो दीवार है या नेल मान लो, इसको एक नेल मान लेते हैं, ये नेल है, नेल में इस रस्सी का ये वाला लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल ऐसे नोट लगा दिया, बांध दिया, बिल्कुल ऐसे फिक्स कर दिया। क्लियर? और जबकि यहां पे मैंने क्या किया, वही नेल है, देखो यही वाली नेल यहां पे है, लेकिन पहले नेल में मैंने एक रिंग डाली, मासलेस रिंग पहले नेल में डाल दी, और नेल को रस्सी को नेल से जोड़ दिया। अब देखो क्या होगा, ये पल्स जब जाएगी तो ये तो ऑसिलेट करेगा, है ना, ये तो ऑसिलेट कर जाएगा, लेकिन यहां पे जब ये जाएगा, ऐसे सोचो, समझो ध्यान से, जब ये पल्स यहां जाएगी तो पल्स का ये वाला पॉइंट, देखो यहां पे टेंशन लगती है ऐसे, है ना, तो जब ये पल्स यहां जाएगी तो यहां पे टेंशन ऐसे लगेगी, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इसको रिंग को ऊपर भगाएगा, है ना, तो ये रिंग ऊपर चली जाएगी, कहां तक जाएगी, यहां तक, ठीक, यहां तक चली जाएगी। अब एक्चुअली में ये यहां तक नहीं जाती है, इसके डबल तक जाती है, वो हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे क्यों जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये रिंग अगर ये ए है तो इसके डबल तक जाएगी, और फिर ये वापस आएगी, फिर ये रिंग नीचे आएगी, फिर ये रिंग नीचे आएगी, तो जैसे ये रिंग नीचे आने लगेगी क्या होगा, यहां से ये जो पल्स है, देखो सोचो इसमें है क्या, ये एनर्जी है, इस पल्स में क्या है, एनर्जी है, एनर्जी आगे ट्रेवल कर रही है, तो यहां के बाद एनर्जी कहां जाएगी, ये रिंग तो मासलेस है, इसमें तो एनर्जी आ नहीं सकती, काइनेटिक एनर्जी तो आएगी नहीं इसमें, तो फिर ये पल्स एक्चुअली में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, अब ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी ये हम आपको यहां बताएंगे, तो पहले इसको समझते हैं क्या होता है। ठीक, तो इसको समझोगे आप, तो यहां देखो ये पल्स आई, जैसे ये वाला पार्ट जहां पे ये टेंशन है P, जब ये वाला पार्ट यहां आया तो रस्सी ने क्या किया, इस नेल के इस पॉइंट पे जहां पे ये फिक्स्ड है, बंधा हुआ है, उस पे ऐसे फोर्स, मतलब ये वाला पार्ट जब यहां आएगा तो यहां रस्सी ऐसी हो जाएगी ना, ये ऐसे, तो यहां पे एक टेंशन लगेगी ऐसी, समझे, यहां ये टेंशन लगी, मतलब रस्सी क्या करेगी, जहां पे रस्सी का लास्ट वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है उस पॉइंट को ऊपर की तरफ खींचेगी ऐसे, टेंजेंशियल ऐसे, तो उसका एक कंपोनेंट तो यहां आएगा और एक कंपोनेंट यहां आएगा, मतलब रस्सी क्या कर रही है, रिजिड और सपोर्ट, ये उसके किसी एक सॉलिड है, ये तो इसके किसी एक पॉइंट को खींच रही है, खींच लेगी क्या, नहीं खींच पाएगी, नेल है, नेल तो सॉलिड होता है ना, रस्सी को मैंने नोट लगा के बांध दिया, अब पल्स आ रही है तो पल्स का यहां पे दबाई तो टेंशन ऐसे लगी, तो टेंशन क्या उखाड़ देगी क्या इसको, नहीं, रस्सी इस पॉइंट पर फोर्स लगाएगी, तो ये पॉइंट भी रस्सी पर फोर्स लगाएगा, क्या करेगा, रस्सी पर फोर्स लगाएगा, और रस्सी पे फोर्स लगाएगा तो देखो क्या होगा, तो यहां पे, अब मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, अब इमेजिन करो कि जब ये यहां आएगा, यहां पे ऐसे फोर्स लगाएगी रस्सी, तो ये रिजिड सपोर्ट उस रस्सी पे फोर्स लगाएगा, तो सोचो अब इस पल्स पे अगर ऐसे फोर्स लगाते तो ये पल्स का शेप, जैसे ये ऊपर है तो ये नीचे नहीं खिंच जाएगी ऐसी, तो ये पल्स ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, समझ गए, मतलब कितना इसमें उसमें फेज डिफरेंस आ गया, कितना उल्टा हो गया, देखो ये वाला साइकिल था जस्ट उल्टा हो गया, तो पाई का फेज डिफरेंस आ गया, कितना फेज डिफरेंस आ गया, पाई का फेज डिफरेंस आ गया। ठीक, तो ये फिक्स्ड एंड वाला जब यहां से रिफ्लेक्ट होती है रस्सी में जो वेव है वो, तब ये रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव के बीच में पाई का फेज डिफरेंस आता है, तो ये लिखा हुआ है मैंने, फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव बराबर पाई। अच्छा, यहां पे क्या होता है, यहां पे तो ये फ्री है, कोई उल्टा फोर्स तो लगा नहीं रही है, ये तो ये रिंग जो है वो ऊपर चली जाएगी, मतलब ये क्या हुआ है, देखो हुआ क्या है यहाँ पे, मतलब ये समझ लो कि ये वाला रिंग जो है, ये रिंग को आप रस्सी का पार्टिकल मान लो, और रस्सी का पार्टिकल भी ऐसे और ऐसे ऑसिलेट करेगा, मतलब कि जब ये यहां ऐसे और ऐसे ऑसिलेट करेगा तो यहां से एक पल्स बन जाएगी, जैसे तुम यहां से ऐसे और ऐसे ऑसिलेट कराते हो तब ये पल्स बनती है, ऐसे ही तुमने रस्सी के इस पॉइंट को रिंग की हेल्प से ऊपर और नीचे ऑसिलेट करा दिया, कैसे, जब ये आएगा तो ये रिंग तो ऊपर जाने लगेगी, जैसे रिंग ऊपर जाएगी और नीचे आएगी साइमल्टेनियसली, देखो जैसे हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं,
तो साइमल्टेनियस जितना इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग टू वेव प्रोड्यूस होने लगती है। ऐसे ही यहां पे भी जैसे ही ये ऊपर जाएगी तुरंत यहां से वेव रिफ्लेक्ट होने लगेगी। मतलब एक एनर्जी जब ये ऊपर जा रहा है तो ये अपने आगे वाले को वो करेगा, एनर्जी देगा। जैसे तुम इसको एनर्जी देते हो तो ये अपने आगे वाले को एनर्जी देके डिस्प्लेस करा देता है। ऐसे तुम रिंग को जब ऊपर जाएगी रिंग, इसी पल्स की वजह से रिंग ऊपर जा रही है और इसके ऊपर जाने की वजह से ही एक रिफ्लेक्टेड वेव बन रही है। तो वो रिफ्लेक्टेड वेव बिल्कुल ऊपर से ही आएगी क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर और नीचे होगा, ऊपर और अपनी मेन पोजीशन पे। तो पल्स जो जनरेट होगी वो इसी फेज में होगी, समझे ना। ये है हमारी रिफ्लेक्टेड वेव। मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव सेम फेज में होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं तो देखो मैथमेटिकली थोड़ा सा इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव, इक्वेशन ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव बताओ। ये है इंसिडेंट वेव, ये जा रही है, ये जा रही है, ये तो दोनों में ही सेम है ना। इसका भी एम्पलीट्यूड ए मान लो, तो इसका मतलब इंसिडेंट की इक्वेशन चाहे इसमें लिखो चाहे उसमें लिखो, दोनों सेम ही इंसिडेंट वेव है। तो y इक्वल हो जाएगा a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप यहां प्लस माइनस फाइव लिख सकते हो, ठीक। चलो मैंने तो ये मान ली इंसिडेंट वेव की इक्वेशन, ठीक बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। अब रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखनी है। तो सोचो रिफ्लेक्टेड वेव में हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा, अगर ये वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है, देखो ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है, ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है, तो यहां अंदर इनके साइन उल्टे होते हैं, है ना। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। अगर रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें तो ये रिफ्लेक्टेड वेव तो नेगेटिव एक्स में जा रही है, तो फिर अंदर साइन सेम होने चाहिए। मतलब इसका साइन बदल दो, ये माइनस के एक्स है, इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक। दोनों में ही माइनस की जगह प्लस करना पड़ेगा। साथ में इसमें देखो, इसमें अंदर फेज में और कोई चेंज तो होना नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें एक इस वाली वेव में फेज चेंज भी होगा, कितना, पाई का। तो प्लस पाई भी हो सकता है और माइनस पाई भी हो सकता है। तो पहले मैं इसके लिए लिख रहा हूं, कौन से, किसके लिए, फ्री एंड वाले के लिए। तो यहां पे आ जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव बेटा ये हो जाएगी y इक्वल a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझ गए क्यों? क्योंकि ये अलोंग पॉजिटिव एक्स मूव कर रही थी और ये अलोंग नेगेटिव एक्स मूव कर रही है, तो इसलिए साइन दोनों के सेम हो जाएंगे। चलो अब इसमें देखते हैं, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ये तो कहां से रिफ्लेक्टेड वेव है, फ्रॉम फ्री एंड। लेकिन अब देखो यहां पर इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम क्लोज्ड एंड। चलो भाई देखते हैं क्लोज्ड एंड से क्या होगा। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी। देखो इंसिडेंट वेव तो यही है दोनों के लिए, y बराबर a साइन ओमेगा टी। यहां पहले तो प्लस होगा, प्लस के एक्स, सही है, क्योंकि वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है, ठीक। अच्छा ये ठीक है, और साथ में या तो प्लस पाई होगा क्योंकि फेज में डिफरेंस एक और आ रहा है, कौन सा, पाई का। तो ये तो प्लस पाई होगा या फिर माइनस पाई होगा, सही है। अब अगर मैं एक बार प्लस पाई ले लूं या एक बार और माइनस पाई ले लूं, तो ऑन टेकिंग प्लस पाई, मतलब इसका मैंने माना कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो पाई से आगे हो गई या रिफ्लेक्टेड वेव पाई से पीछे हो गई। तो इसको कैसे पता करेंगे, जैसे देखो ये ऊपर से आ रही है और ये आई नीचे से, तो ये पाई से पीछे हो गई। अगर यहीं पे ये वाली वेव नीचे से आ रही होती और रिफ्लेक्ट होकर ये ऊपर से आती तो ये पाई से आगे हो जाती। कितना सिंपल है। तो ऑन टेकिंग प्लस पाई और यहां पर ऑन टेकिंग माइनस पाई। चलो देख लेते हैं बेटा, यहां प्लस पाई कर दो तो y बराबर a साइन, इतना तो फिक्स कर लो, ये तो दोनों में रहेगा, a साइन थीटा मान लेते हैं इसको, तो थीटा प्लस पाई, y बराबर a साइन थीटा प्लस पाई या पाई प्लस थीटा,
ये माइनस नहीं लेना है, पाई प्लस थीटा कर दो तो क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां पर ये आ जाएगा y बराबर माइनस ए साइन क्या ओमेगा टी प्लस के एक्स। खत्म, ये आंसर हो गया। अब चलो एक बार माइनस लेते हैं, तो सबसे पहले ये लिखोगे क्या, y बराबर ए साइन थीटा, ये थीटा मान लेते हैं, माइनस पाई। तो पहले तो माइनस बाहर करना पड़ेगा, तो माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, मतलब फिर से यही आ जाएगा। तो y बराबर माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। मतलब क्या हुआ, दोनों ही केस में रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन सेम है। तो क्या डिफरेंस आया, जो फ्री एंड से रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन होती है बीच में साइन बदलते हैं, आगे कुछ नहीं, जो प्लस है तो प्लस रहेगा, इसमें माइनस में माइनस रहेगा। लेकिन यहां पर अगर आगे प्लस है तो यहां माइनस लगा देते हैं, और बीच का साइन तो बदलना ही है। देखो यहां बीच में माइनस लगा है, इसमें प्लस तो करना ही है, यहां पे भी वही, लेकिन आगे माइनस जरूर लगेगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव जब क्लोज फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है, तब बीच का साइन बदलना है और आगे माइनस, आगे वाला साइन भी बदलना है, मतलब माइनस लगा देना है। और अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है तो सिर्फ बीच का साइन बदलना है आपको, इनके बीच का साइन बदलना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बाकी आगे कोई चेंज नहीं करना है। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। क्लियर? हाँ बेटा देखो, इसमें ये चार केस है, इनमें चारों में वेव, इंसिडेंट वेव रिप्रेजेंटेड है, आपको रिफ्लेक्टेड वेव बनानी है। ठीक, तो क्या तरीका होता है, मैं आपको बड़ा सिंपल बता रहा हूं। देखो ओपन एंड, ओपन एंड, अच्छा ये देखो, ये वाली जो वेव है वो साइन वेव है। कौन सी वेव है, साइन वेव, और ये वाली कॉस वेव होती है। ठीक, तो साइन वेव और कॉस वेव कैसी वेव हो, इसका रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं। देखो ओपन एंड, यहां ओपन एंड है, तो ओपन एंड के लिए बिल्कुल सिंपल है, क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये लाइन है उसको ऐसे बढ़ा दो, जिस एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है उसको सीधा बढ़ा देते हैं। अब आप ऐसे समझ लो कि ये जो वेव आ रही है, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो, आगे इसको बढ़ा दो, जैसे कि कुछ हो ही ना यहां पे। तो आगे हम बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ेगी, देखो बढ़ गई आगे। तो ये है एक्सटेंडेड वेव। क्या है ये, एक्सटेंडेड वेव। ठीक, ओके। अब बेटा एक्सटेंडेड वेव जो हो गई है, ये वाली आई है ना, इस वेव की मिरर इमेज, इस वेव की मिरर इमेज, मतलब मिरर कहां बनाए, तो ये बनाना है, इसको मानना है मिरर। तो ये क्या है, मिरर। देखो ये मिरर बना दो तो इसकी इमेज कहां बनेगी, तो इसकी इमेज बनेगी यहां पर। ठीक है, समझ गया ना। तो इसकी जो इमेज बनेगी यहां पे ऐसी। ठीक, तो ये है कौन सी वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक, कितना सिंपल है। एक्सटेंड करो और इसी को मिरर बना के एक्सटेंडेड इमेज की मिरर इमेज बना दो, बस यही हमारा इस वेव का रिफ्लेक्टेड वेव होगा। वेव ये वाली जो वेव है बेटा, यहां थोड़ी चले, यहां तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया मीडियम। तो यही ये एनर्जी है, अब एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, तो वापस आएगी, तो वापस ऐसे आएगी ये वेव। क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, इसको कैसे बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे बढ़ाया ऐसे लाइन, इसको एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड करोगे तो ऐसे होगा एक्सटेंड। ठीक, इसकी मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज तो यहीं पे बन जाएगी ऐसे ही, है ना। तो ये ऐसे ही वापस आ जाएगी, मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो ये है यहां पे चाहो तो यहां बना दो, आप यहां पे बना सकते हो आप। रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे होगी, ये वाली ना, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी ऐसे। इसकी देखो ये जो मिरर इमेज है वो यहां पर, यहां बना देता हूं मैं, ये वाली, तो यहां पे, अरे सॉरी उल्टा बना दिया, ये वाली वेव बनानी है, तो ये हमारी मिरर इमेज हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी। ठीक है, तो ये करना होता है हमें, बस सिंपल सा काम है। ठीक है, अब ये इस प्रोसेस है उसका, अब बार बार आपको वैसे नहीं करना है। आप मतलब इसमें ये समझ लो कि ये रिफ्लेक्ट जो होती है वेव,
ओपन एंड से जो वेव रिफ्लेक्ट होती है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है जैसे कि वो आगे बढ़ जाती है, एक्सटेंडेड वेव जैसे बिल्कुल रिफ्लेक्ट होती है। इसमें कैसे होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ये वाली वेव और ये वाली वेव सेम फेज में है, समझ गए? सेम फेज में होती है ये। अब यहां देखो, इसमें क्या करो, फिर इसमें भी एक्सटेंड करो, तो इसमें तो ऐसे एक्सटेंड होगी। अब इस एक्सटेंडेड वेव, ठीक है, इस एक्सटेंडेड वेव का उल्टा, इस एक्सटेंडेड वेव का यही इसी में मिरर, यहीं पे मिरर बना दो, इसका उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो इसको उल्टा करोगे तो इसको मतलब यहां पे इसको मिरर मानते हैं, ठीक, इसको मिरर मानोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक, और फिर उसकी मिरर इमेज बनाओ, इसको मिरर बना के। फिर से एक बार, ये एक्सटेंडेड कर दी, अब इसका उल्टा करो, तो इसका उल्टा करोगे तो यहां आएगा ऐसे, ठीक, मतलब कि ये वाला इसके साथ उल्टा हो गया, पाई का फेज डिफरेंस आ गया। और इसकी फिर मिरर इमेज ले लो, यहां पे इसकी मिरर इमेज लोगे तो यहां ऐसे ही बन जाएगा, बिल्कुल देखो यही वाली तो है, तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ये, तो मतलब कि यहां पर जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो ऐसे आएगी, तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड वेव है। क्लियर? अब इसमें पाई का फेज डिफरेंस है, क्लियर है? तो कैसे पता चलेगा ये भी थोड़ा सा फील करा देते हैं। देखो ये वाली वेव जो आगे आपने सीधी एक्सटेंड की है, तो ये वाली वेव और एक्सटेंडेड वेव सेम फेज में होते हैं। अब एक्सटेंडेड वेव का उल्टा कर दिया तो एक्सटेंडेड वेव और इसके बीच में पाई का फेज डिफरेंस आ गया, और इसका मिरर इमेज वो सीधा ये और ये सेम फेज में होते हैं। मतलब कि सीधा हुआ क्या है, इस वेव के साथ एक्सटेंडेड वेव सेम फेज में, और एक्सटेंडेड वेव के साथ ये इमेज पाई का फेज डिफरेंस, मतलब इसके साथ इसका पाई का फेज डिफरेंस आ गया, और इसके साथ जो मिरर इमेज बनेगी वो इसके साथ सेम फेज में है, मतलब इसके और इसके बीच में सीधा पाई का फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है? तो ये रिफ्लेक्टेड। अब इसको करो, ये तरीका है, सिंपल तरीका है इसको एक्सटेंड करने का, इसलिए मैंने बता दिया ये। तो इसको करोगे तो देखो यहां पे ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे तो होगी एक्सटेंडेड वेव। अब इसकी मिरर, अब इसको उल्टा करो पहले, कि ताकि पाई का, ये वाली तो सेम फेज में है। अब इसके साथ ऐसी बनाओ जो पाई के फेज डिफरेंस में हो, तो इसकी मिरर इमेज उल्टा, तो यहां आ जाएगी, ठीक, ये है पाई का फेज डिफरेंस। अब इसका ही मिरर इमेज यहां बना दो, मतलब इसी वेव को यहां बना दो आप, तो यहां बना दे रहे लो, इसमें क्या दिक्कत है? ये बन गई, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड वेव। कितना सिंपल है, क्लियर? तो ये आपको प्रोसेस ध्यान रखना है। देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये दो वेव्स हैं, एक रस्सी है पूरी, उसमें दो वेव्स हमने भेजी, एक तो ये रेक्टेंगुलर पल्स भेजी और एक यहां पे ट्रायंगुलर पल्स भेजी, ठीक है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड और 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ये इनकी वेलोसिटी दी गई है, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच का देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, या हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, जो डायग्राम आपको अपन को शो किया गया है वो t बराबर 0 पे है। कह रहा है कि t बराबर 1.5 सेकंड पे क्या डायग्राम बनेगा वो बता दो। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले 1.5 सेकंड में ये पल्स कितना चलेगी, तो स्पीड है 2 और टाइम है 1.5, मतलब 3 सेंटीमीटर चलेगी। मतलब कि ये वाली लाइन कहां पहुंच जाएगी, देखो ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लाइन 3 सेंटीमीटर चलना है, तो ये वाली लाइन तो यहां मान लेते हैं पहुंच जाएगी, ये 3 सेंटीमीटर है। कितना है देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है 3 सेंटीमीटर, क्लियर? तो ये वाली लाइन यहां पहुंचेगी, चलो यहां बनाते हैं इसको। तो अगर यहां पहुंचेगी ये वाली लाइन, इसका मतलब कुछ ऐसे बनेगा ये, तो फिर ये वाला तो यहां 1 सेंटीमीटर पीछे रह जाएगा, ये 3 है तो यहां ये पूरा 4 था ना, तो ये वाली लाइन यहां पहुंच पाएगी। तो देखो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक, चलो ये बन गया, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान देना, मतलब ये वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग यहां आ गया ये, और ये वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग ये यहां है, तो ये इससे 1 सेंटीमीटर पीछे रह गया, ये 1 सेंटीमीटर है, क्लियर? चलो अब देखो ये तो हो गया, और ये अब रस्सी आगे हम बनाएंगे अभी। ये तो ऐसी लाइनें खींची है, ये ध्यान रखना, ठीक है? ऐसा ये कुछ वो नहीं है, रस्सी नहीं है ये तो ऐसे ही पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए बना दिया है। अच्छा, इस पल्स को भी बनाते हैं,
तो बेटा ये वाली पल्स देखो 3 सेंटीमीटर चलेगी, क्योंकि इसकी स्पीड भी 2 है, 1.5 सेकंड में 3 सेंटीमीटर चलेगी, मतलब कि 3 सेंटीमीटर चलेगी। इसका मतलब देखो ये पूरा 4 है तो ये तो 2 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर ये है, मतलब अच्छा, और ये 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है देखो ये यहां पहुंच जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक, ये वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा। कितनी दूर देखो 3 सेंटीमीटर चलेगा ये, तो ट्राइंगल वाला जो पल्स है वो यहां पे, यहां से बनाऊंगा मैं, तो ये वाला पॉइंट जस्ट यहां पहुंचेगा। तो चलो ठीक है, यहां पहुंचा देते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, मतलब यहां पे भी ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, मतलब यहां 2 सेंटीमीटर हो गया ये पूरा, ठीक, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट आ गया बिल्कुल। चलो तो ये पल्स हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अब देखो ये वाला पॉइंट कहां पहुंचाना है हमें, ये वाला पॉइंट मुझे पहुंचाना है 3 सेंटीमीटर चलाना है, मतलब यहां, तो यहां पे मतलब यहां होगा ये वाला पॉइंट, क्लियर। अब पल्स बनाओ ऐसे, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है, देखो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये पूरा तो 4 था, मतलब कि ये जो इसका जो ट्राइंगल वाली पल्स का जो वर्टेक्स आएगा वो इसी के वर्टेक्स पे मिल जाएगा, तभी तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, और बाकी फिर यहां पे इसका ये 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक, और फिर ये पल्स जो रस्सी है वो तो आगे रहेगी, मतलब ये घूम चल के यहां आ गई। देख लो बिल्कुल क्लियर है या नहीं? ये वाला कहां पहुंच गया, ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, मतलब यहां देखो ये वाला पॉइंट जो है वो चल गया 3 सेंटीमीटर, देखो इसके करस्पॉन्डिंग आ गया, ठीक, और ये वाला पॉइंट यहां आ गया। अब ये 1 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट यहां पे रिप्रेजेंट है, वो इससे 1 सेंटीमीटर पीछे रह गया, तो ये वाला तो हमारा 1 सेंटीमीटर तो ये हो गया, है ना, और इसको चलना कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहां तक आ पाएगा, मतलब इसका ये वाला पॉइंट जो होगा वो इससे 2 सेंटीमीटर दूर होगा, सही बात है। और वैसे भी आप देख सकते हो, देखो यहां से ये 4 4 8 है ना, ये 8 है ना, और 3 से ये भाग रहा है और 3 से ये भाग रहा है, तो इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी होगी 6, ठीक, तो मतलब कि ये चलेगा कितना 3 मीटर और ये चलेगा 3 मीटर, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा 8 मीटर टोटल है, तो 2 मीटर बचेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक। आई थिंक ये बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये यहां तक आ पाया है और ये वर्टेक्स इसका यहां पे आ पाया है, तो ये 2 सेंटीमीटर। अब देखो रस्सी ओवरलैपिंग कहां हो रही है, ये तो मैंने डायग्राम बना दिया है। अब ओवरलैपिंग देखो, तो ओवरलैपिंग वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो किसी से ओवरलैप नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, यहां 2 सेंटीमीटर तक नहीं हो रहा, मतलब कि अब मैं यहां बना रहा हूं इसको, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, यहां पे 2 सेंटीमीटर तक तो ये ऐसे ही रहेगी रस्सी, लेकिन इसके बाद ये ट्राइंगल में ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये तो सीधा ऐसे चला जाएगा, फिर समझ गए ना। अब इस पॉइंट पे देखो ये कितना है 2, और इसका भी 2 है, मतलब ये वाला जो वर्टेक्स होगा, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इस वाले पल्स का एम्पलीट्यूड कितना है 2, और ये वाला भी मिल रहा है यहां पे, तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो 4 पे पहुंच जाएगा। अच्छा, और ये वाले बाकी वाले देखो, अब देखते हैं, तो इस वाले को देखो, यहां पर ट्राइंगल वाले का तो 0 है, ये वाला जब यहां पे आ गया तो ट्राइंगल वाले का डिस्प्लेसमेंट तो यहां 0 है, और इस वाले पल्स का 2 है, मतलब कि यहां 2 पे ही रहेगा ये। लेकिन इसके बाद देखो क्या होगा, ये लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन है ना सीधी, ये स्ट्रेट लाइन इसमें ऐड करनी है सीधी सीधी, तो ये 2 तो है ही। अब मान लो, अच्छा इस वाले पॉइंट की मैं बात करूं, तो यहां पे इस रेक्टेंगल वाली पल्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, और इसके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल वाले का है इतना, तो ये वाली पार्ट इस 2 में ऐड होके यहां पे आ जाएगा, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ यहां आ जाएगा। ऐसे इस वाले पॉइंट का इसमें ट्राइंगल का इतना और ऐड हो जाएगा, तो ये यहां जाएगा, और ऐसे इस वाले का सबसे ऊपर जाएगा, तो ये एक्चुअली में क्या होगा यहां पे, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। अगला जो 2 सेंटीमीटर होगा उसमें जो लाइन जाएगी वो ऐसे जाएगी, देखो ऐसे, और ये वाला पॉइंट जो है ये तो 2 सेंटीमीटर, देखो ये पूरा होगा 4 सेंटीमीटर,
क्योंकि ये वाला पॉइंट देखो 4 वाला है, मतलब इसका ये वाला पॉइंट है, और यहां पर ट्राइंगल का वर्टेक्स मिल रहा है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। और उसके बाद फिर से ओवरलैपिंग खत्म, उसके बाद फिर ओवरलैपिंग खत्म हो गई, तो ओवरलैपिंग खत्म हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां के बाद क्या होगा, देखो ये ट्राइंगल का 2 सेंटीमीटर का हो चुका है, ट्राइंगल का ये 2 सेंटीमीटर, मतलब इसके बाद सीधा ये पल्स कहां आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे पल्स बनेगी इसकी। आई थिंक बिल्कुल सिंपल सा है और आप लोग इसको 100% समझ गए होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक, बाकी 1 मिनट, नहीं इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, ये नहीं होगा बेटा। यहां पे तो इस वाले पार्ट में भी मैंने डिस्प्लेसमेंट 2 से ज्यादा कर दिया, जबकि यहां 2 से ज्यादा तो सिर्फ यहां तक होगा, मतलब ये वाली लाइन जो है ना, यहां पे रस्सी ऐसी होगी यहां 2 तक, ये होगी 2 तक। ठीक है, यहां पे रस्सी ऐसी होगी 2 तक, और इसके बाद जो रस्सी आएगी वो होगी यहां। क्लियर, तो ये इसका डायग्राम बनेगा। आई थिंक अभी आप लोग बिल्कुल क्लियरली इसको समझ गए होंगे, ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, अब बिल्कुल सिंपल है, आप लोग पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। टोटल जो लेंथ होगी वो तो कांस्टेंट रहती है, आप इसको समझ गए होंगे, आई होप सो। बिल्कुल क्लियर है। यहां वर्टेक्स तक तो रस्सी में, ये वर्टेक्स में रस्सी का तो 2 और इसका 2 मिलके 4 हो गया। बाकी यहां पे तो इसी तरीके से वेरिएशन होना चाहिए जैसा ये है, क्योंकि इसके साथ इसका ओवरलैपिंग ही नहीं हो रहा है, तो यहां रस्सी ऐसी होगी और फिर ऐसी आएगी। क्लियर, तो इस तरीके से हमने इसका सुपरपोजिशन बना दिया है। देखो बेटा, क्वेश्चन की ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, मैं ये सब बताऊंगा आपको, थ्योरी लिखी है इसकी, लेकिन समझ लो ये एक मोटी रस्सी है, ठीक, थिक स्ट्रिंग, मतलब ये डेंसर है, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, ध्यान रखना इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा ठीक है, और यहां पे देखो ये एक रस्सी है दूसरी। अच्छा, यहां पे मैंने इसको डेंसर बोला है, इसको रेयरर बोला है। क्लियर है। अच्छा, इसका मास पर यूनिट लेंथ है μ1 और इसका मास पर यूनिट लेंथ है μ2। अब कॉमन सेंस की बात है, सोचो, मतलब इसको मैंने डेंसिटी ज्यादा बोली है, इसकी अगर डेंसिटी ज्यादा है, इसका मास पर यूनिट लेंथ भी ज्यादा मैंने मान लिया है, μ1 ग्रेटर देन μ2, मास पर यूनिट लेंथ इसका ज्यादा है। ये मोटी रस्सी है और इसका डेंसिटी ज्यादा है, तो मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा, तो μ1 ग्रेटर देन μ2। क्लियर। अच्छा, इसमें और यहां मैंने एक पतली रस्सी जोड़ रखी है, इसे कनेक्ट कर रखी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस वेव में एफ फ्रीक्वेंसी की, इस रस्सी में एफ फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस करूं, तो वो वेव यहां भी जाएगी। तो ये तो मीडियम अलग है, लेकिन ये दूसरा मीडियम है, तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी क्या? नहीं। मैंने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी एक वेव की कभी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फिर वेव एक बार प्रोड्यूस हो गई सोर्स से, जिस फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस हुई है हमेशा उसी फ्रीक्वेंसी की वेव रहेगी वो। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है मीडियम चेंज होने पे। ओके, तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, नॉट द मीडियम। अच्छा, टेंशन, इन दोनों रस्सी में टेंशन सेम है। किस रस्सी को टॉट करोगे तभी तो वेव बनेगी, तो टेंशन दोनों में सेम है, देखो T1 बराबर T2। अब इसमें भी वेव, मैंने एक्चुअली में किया क्या है, यहां पे एक वेव भेज दी, ऐसे कर दिया, एक पल्स चली गई, इंसिडेंट वेव। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, AI। अब देखो यहां पे ये बाउंड्री है, आपको याद है लाइट में बताया है, सब में बताया है, क्या होता है जब हम किसी सरफेस की बाउंड्री पर लाइट डालते हैं या कोई वेव डालते हैं तो क्या काम होता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है लाइट और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, याद है ना, ट्रांसमिट हो जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहां भी देखो ये बाउंड्री है, दो मीडियम की बाउंड्री है, तो ये जो वेव आ रही है, पल्स आ रही है, इसके साथ भी वही होगा। क्या, कुछ इसका पार्ट तो ट्रांसमिट हो जाएगा इसमें और कुछ पार्ट यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे बाउंड्री पर ये पल्स आई, अब आप ये सोचो कि इसका रिफ्लेक्शन कब होगा, क्या ये जब पूरी वेव निकल जाएगी इससे तब रिफ्लेक्शन होगा? नहीं, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। मान लो अगर इस वेव का थोड़ा सा पार्ट भी यहां पे क्रॉस हुआ
ये थोड़ा सा पार्ट यहां पे क्रॉस हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेव ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ उसी के करस्पॉन्डिंग उतनी ही वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब ट्रांसमिट वाली तो आगे चली जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्ट वाली वेव का क्या होगा? ये वाली वेव तो देखो कंटिन्यू आगे जा रही है और साथ में इसका थोड़ा सा पार्ट यहां पे बाउंड्री पे क्रॉस हो पाया है, उसके करस्पॉन्डिंग एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया है और उसी के करस्पॉन्डिंग एक पार्ट आगे बढ़ चुका है। समझ में आया? तो यहां पे इंसिडेंस तो हो ही रहा है, इंसिडेंट वेव तो आ ही रही है, साथ में रिफ्लेक्टेड वेव भी यहां आ रही है। मतलब रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव का यहां सुपरपोजिशन भी हो रहा है और साइमल्टेनियस उसी पॉइंट पे ट्रांसमिटेड वेव भी है। समझना ध्यान से, क्या क्या है बाउंड्री पे, क्या क्या होगा। देखो मैं यहां बाउंड्री पे बनाता हूं, ये तो बाद की बातें बता दी। यहां पे मैंने क्या कर दिया, जब पूरी वेव क्रॉस हो गई तब क्या हुआ, एक वेव हमें यहां मिली जो रिफ्लेक्टेड है, एक मिली जो ट्रांसमिटेड है। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड 80 है, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड AR है। क्लियर? अच्छा, इस वाले में थोड़ी सी और बता दें, इसमें वेव की वेलोसिटी है v1, यहां v2 है। तो देखो v बराबर क्या होता है, √T/μ। अब टेंशन तो दोनों में सेम है, इसमें तो म्यू जिसका कम होगा उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो म्यू तो इसका कम है μ2, तो v2 ज्यादा होगा और v1 कम होगा। क्लियर? ये लिख दिया है पूरा। अच्छा, लैम्डा कितनी सिंपल बात है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो जिसकी वेलोसिटी जिस रस्सी में वेलोसिटी कम होगी वहां लैम्डा कम होगा। देखो λ1 लेस देन λ2, मतलब इसमें लैम्डा कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि f इज सेम और v बराबर f लैम्डा, तो लैम्डा कम वहां होगा जहां वेलोसिटी कम होगी और वेलोसिटी v1 में कम है, तो λ1 भी कम होगा। अच्छा, रस्सी में जो पावर ट्रांसमिटेड होता है उसका फॉर्मूला अभी मैंने लिख दिया क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा, आपको याद होना चाहिए। पावर ट्रांसमिशन होता है रस्सी के थ्रू 2π2a² f² म्यू इंटू v, जहां म्यू रस्सी का मास करंट लेंथ है और v रस्सी में स्पीड ऑफ वेव है। इतनी बात तो क्लियर है। हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना यह है कि अगर हमने इस रस्सी में एक पल्स भेजी ai एम्पलीट्यूड की, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड ai, तो जब वो पूरी क्रॉस हो जाएगी तो रिफ्लेक्टेड पल्स की एम्पलीट्यूड AR और ट्रांसमिटेड पल्स का एम्पलीट्यूड AT ये निकालने हैं, ठीक, AI के फॉर्म में। क्लियर? ये हमारा उद्देश्य था। चलो, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ी एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर क्या होता है बाउंड्री पे, जब ये क्रॉस कर रही होती है तब क्या होता है। चलो देखते हैं यहां पे। तो ये है बाउंड्री। बेटा देखो, बाउंड्री पे मैंने माना ये है बाउंड्री, ध्यान रखना, ठीक, ये बाउंड्री ऐसे डॉट डॉट बना ले रहे। तो बाउंड्री पे मैंने माना कि इतनी वेव आ चुकी है, देखना, चलो ये आ गई। इंसिडेंट वाली वेव का इतना पार्ट ये निकल चुका है, तो पता है ये वाला पार्ट तो होएगा ही नहीं, ये तो निकल गया, अब तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो रहा ही नहीं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक वेव तो जितना पार्ट निकल चुका है उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक वेव तो रिफ्लेक्ट हो गई होगी और एक वेव आगे ट्रांसमिट हो गई होगी। समझ में आया? तो ट्रांसमिट वाली यहां कहीं मान लो ऐसी होगी और रिफ्लेक्ट वाली ये होगी। समझ गए ना? अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या आप इस पॉइंट के बारे में देख रहे हो? ये वाला जो पॉइंट है ये तो बाउंड्री वाला पॉइंट है। बाउंड्री वाले पॉइंट पर चाहे तो तुम एम्पलीट्यूड इससे देख लो या एम्पलीट्यूड इन दोनों से देख लो। मुझे लगता है सिंगल पॉइंट है, तो सिंगल पॉइंट पे एम्पलीट्यूड अगर मैं निकालूं तो यहां पे एम्पलीट्यूड मैं तो बोलूंगा ये कि जो जा रही है इंसिडेंट वाले का जो पॉइंट यहां पे दिख रहा है और जो रिफ्लेक्ट होके आ गई है उसका जो उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड होगा, उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इस साइड वाली दोनों वेव की वजह से, मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की वजह से नेट एम्पलीट्यूड होगा। किस पॉइंट का? बाउंड्री वाले पॉइंट का। लेकिन बाउंड्री वाला पॉइंट तो इसमें और इसमें कॉमन है, मतलब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के सुपर पोजिशन से जो नेट एम्पलीट्यूड इसको मिलेगा वो एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड वाली वेव के की वजह से इस पॉइंट के एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए। नहीं तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहा हूं ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो बाउंड्री वाला पॉइंट है वो तो एक ही पॉइंट है ना, एक पॉइंट है, उसका एम्पलीट्यूड तुम या तो उसका डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड या तो तुम रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से बता दो। रिफ्लेक्टेड की वजह से उसका, उसमें देखा हमने रिफ्लेक्टेड वाले की वजह से डिस्प्लेसमेंट है कुछ, एम्पलीट्यूड है कुछ
सॉरी ट्रांसमिटेड की वजह से कुछ एम्पलीट्यूड है 80, ठीक। तो ये तो ट्रांसमिटेड तो बाउंड्री के उस पार है, उस साइड है। अब इस साइड देखो, इस साइड के बेस पे बताओ, तो इस साइड दो दो है, एक तो इंसिडेंट है और एक इसका जितना पार्ट निकल चुका है उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड वेव आई होगी। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का सुपर पोजिशन हो गया नेट उनकी वजह से, मतलब एम्पलीट्यूड होगा, मैं मान लूं अगर कि रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड होगा ए आर और इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड तो हमें पता ही है ए आई, तो ए आई और ए आर का सम, ए आई और ए आर का सम ए ट्रांसमिटेड के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो कॉमन है, ठीक। ओके, तो आई थिंक ये बात आप लोग समझे होंगे, बहुत सिंपल सी बात बताई है। तो एक बात तो ये बता दी मैंने, अब पावर ट्रांसमिशन का और देख लो बेटा। इस अच्छा हाँ नहीं, उसके भी पहले एक बात और, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा अभी, पहले ये बताओ, मैं बोलूंगा एम्पलीट्यूड ऑफ ये वाला पॉइंट, बाउंड्री वाला पॉइंट, ड्यू टू ट्रांसमिटेड वेव इज ए आर which is equal to the sum of amplitude due to incident and reflected wave, मतलब AI प्लस AR, तो AT बराबर AI प्लस AR, ये मैं बोलूंगा क्योंकि बाउंड्री वाला पॉइंट कॉमन है, एक ही है, चाहे वहां से एम्पलीट्यूड डिफाइन करो चाहे यहां से करो, तो यहां से करोगे तो दो है, वहां से करोगे तो एक ही है, दोनों की वजह से सेम आना चाहिए, क्लियर। अब पावर की बात करते हैं, तो यहां देखो ये पावर गई और यहां देखो ये पावर आई, है ना, लेकिन ये ट्रांसमिटेड पावर और ये रिफ्लेक्टेड पावर, इन दोनों की पावर का सम करोगे अगर, तो वो तो इंसिडेंट वेव की वजह से ही आई है ना पावर, इसमें पावर कहां से आई, जो इंसिडेंट वेव भेज रहे थे उसकी वजह से, तो पावर तो ऐसे ऐड होगा, कैसे, इंसिडेंट पावर बराबर रिफ्लेक्टेड पावर प्लस ट्रांसमिटेड पावर, क्लियर। तो मैं यही कर रहा हूं, देखो पावर इंसिडेंट बराबर पावर रिफ्लेक्टेड प्लस पावर ट्रांसमिटेड, ये ध्यान रखना है आपको, सिंबल क्या है, एक पावर का फॉर्मूला ये होता है, तो 2 पाई स्क्वायर, ए कौन सा है, ए इंसिडेंट, ए आई का स्क्वायर, एफ कौन, एफ तो सेम होता है तो एफ स्क्वायर, म्यू तो म्यू है म्यू वन, इस वाले का डेंसिटी में वो मास पर लेफ्ट म्यू वन माना है तो म्यू वन, इंसिडेंट वाला तो इसी में है ना और रिफ्लेक्टेड वाला भी इसी में है, म्यू वन इंटू वी तो V1, चलो बराबर पावर रिफ्लेक्टेड मतलब इसी वाले में, रिफ्लेक्ट तो इसी में होगा ना, तो यहां फिर से 2 पाई स्क्वायर ए रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, म्यू वन की जगह पे म्यू वन ही आएगा क्योंकि इसी मीडियम में है, और V की जगह पे V1 ही आएगा, प्लस पावर ट्रांसमिटेड तो बिल्कुल वही 2 पाई स्क्वायर ए ट्रांसमिटेड का स्क्वायर एफ स्क्वायर, एफ तो सेम रहता है, यहां म्यू टू और यहां पे v की जगह v2, तो बेटा देख लो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा और देखो, हम जानते हैं v1 बराबर क्या होता है, अंडर रूट टी बाय म्यू वन, है ना, तो इससे आप म्यू वन को हटा दो, तो म्यू वन बराबर हो जाएगा T बाय V1 स्क्वायर, क्लियर। ऐसे ही म्यू टू को हटा दो, म्यू वन म्यू टू हटा दो क्योंकि हमें V1 V2 के फॉर्म में लेके आना है, तो चलो म्यू टू बराबर हो जाएगा T बाय V2 स्क्वायर, तो इन दोनों को यहां रख दो, तो म्यू वन की जगह पे आप रखोगे, अब टेंशन सब में सेम है, दोनों तरफ सेम है, तो यहां देखो ए आई स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं अभी ध्यान से देखना, ए आई स्क्वायर ये V1, म्यू वन की जगह पे T बाय V1 स्क्वायर, तो T बाय V1 स्क्वायर दिख रहा है आपको ये, ओके, T बाय V1 स्क्वायर ये हो गया बराबर, ये देखो AR स्क्वायर और म्यू वन की जगह पे फिर से पहले तो V1 लिख देते हैं, ये V1 और इसकी जगह पे फिर से वही T बाय V1 स्क्वायर और प्लस यहां पे AT स्क्वायर, म्यू V2 लिख देते हैं और म्यू टू की जगह पे T बाय V2 स्क्वायर, आप देख सकते हैं टेंशन 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 खत्म, यहां V1 से इसका स्क्वायर खत्म, यहां V1 से इसका स्क्वायर खत्म, यहां V2 से स्क्वायर खत्म, तो ये जो इक्वेशन बनी देख लीजिए क्या आ गई, ए आई का स्क्वायर अपॉन V1,
ए आई स्क्वायर अपॉन वी वन बराबर ए आर स्क्वायर अपॉन वी वन, ए आर स्क्वायर अपॉन वी वन प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन वी टू। क्लियर? ए आर स्क्वायर अपॉन वी वन को इस तरफ लेके आ जाओ तो यहां पे आ जाएगा ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, वी वन अपॉन में आ जाएगा, उसको उधर कर दो, बराबर हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू और इनटू ए टी स्क्वायर। क्लियर है? ये मैंने इसको अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए आई माइनस ए आर का होल स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूं ए आई प्लस ए आर और दूसरे ब्रैकेट में ए आई माइनस ए आर बराबर हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू इंटू ए टी स्क्वायर। इसको मैंने माना फर्स्ट इक्वेशन। आई थिंक इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, अब मैं इसको ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। चलो बेटा अब देखो, अब आप क्या करोगे, हाँ ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई पावर के बेस पे। मैंने क्या बोला था वही, सिंस बाउंड्री हैज अ कॉमन पॉइंट सो, अब कॉमन पॉइंट है तो मैंने बोला था रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट तो इसी साइड है, तो ए इंसिडेंट प्लस ए रिफ्लेक्टेड ये बराबर होना चाहिए ए ट्रांसमिटेड। तो ए आई ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब यहां देखो ए आई प्लस ए आर है और यहां ए आई प्लस आर है, सेकेंड में डाल दो, मतलब सेकेंड से फर्स्ट में डाल दो। तो इन फर्स्ट डालो इसमें, तो ए आई प्लस ए आर की जगह पे ए टी डाल दो, तो ये हो गया ए टी, ए आई माइनस ए आर बराबर वी वन अपॉन वी टू इंटू ए टी। देखो ये ए टी स्क्वायर, स्क्वायर से ये ए टी खत्म, मतलब कि ये आ गया ए आई माइनस ए आर बराबर वी वन अपॉन वी टू इंटू ए टी। ये इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। अब फिर से देखो सेकेंड और थर्ड को, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, एक बार इन्हें जोड़ दो, एक बार इन्हें घटा दो, एक बार ऐड कर दो, एक बार सबट्रैक्ट कर दो। तो चलो ऐड करते हैं, करो ऐड। तो ए आई और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 टाइम्स ए आई और ये ए आर और ए आर कैंसिल, बराबर यहां देखो ए टी और ये ऐड हो जाएगा, तो ए टी तो कॉमन बी वन प्लस बी वन अपॉन वी टू और यहां आ जाएगा ए टी। क्लियर? हमें ए टी निकालना है, हमें पता क्या है, मुझे पता है ए आई, तो ए आई और ए आई के फॉर्म में, ए आई और V1 V2 के फॉर्म में, V1 V2 भी पता है मुझे, दोनों में वेलोसिटी पता है, ए आई और V1 V2 के फॉर्म में मुझे क्या निकालना है, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड और ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड। तो देखो ये एलसीएम अपॉन 1 करके ले लो, तो ए टी बराबर आ जाएगा, ए टी बराबर हो जाएगा 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 और इनटू ये ए आई। ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आया, ये आंसर है हमारा। ठीक, अच्छा अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, सेकेंड माइनस थर्ड कर दो, ये तो ऐड किया अभी हमने, सेकेंड माइनस थर्ड करोगे तो देखो ए आई प्लस ए आर माइनस ये, तो माइनस ए आई प्लस ए आर, तो यहां पे क्या आएगा ए आर और प्लस ए आर, मतलब कि ये 2 ए आर आ जाएगा, ए आई कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर देखो क्या आएगा ए टी, ये ए टी कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा क्या, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 1 माइनस वी वन अपॉन वी टू। क्लियर? तो यहां देखो क्या आएगा, ए टी बराबर 2 टाइम्स वी टू अपॉन वी टू माइनस वी वन, ये आएगा, और इनटू ए आर इनटू मैं ए आई के फॉर्म में चाहिए था मुझे, तो ए, चलो कोई नहीं, ये ए आर हो गया। ठीक, ए आर के ही फॉर्म में लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम, एक मिनट रुको, हाँ बेटा देखो ये ए आई के फॉर्म में अभी क्या आ गया हमारा, ए टी आ गया। ठीक है, ए टी किससे,
थर्ड और सेकंड से, इन दोनों से। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, 80 तो आ गया, अब हमें चाहिए AR। आ गया, AR चाहिए, तो क्या दिक्कत है यार? ये वाली इक्वेशन थी ना, कहां है ये इक्वेशन? सबसे पहले बनाई थी मैंने, ये है AI प्लस AR बराबर 80, इसी में डालो ना, 80 की वैल्यू इसमें डाल दो, ठीक है? तो देखो इन सेकेंड डालो बेटा, तो देखो ये AI प्लस AR बराबर 80 की वैल्यू कहना है, ये है, तो ये है 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 और इनटू ये AI, खत्म हो गया। तो यहां से AR बराबर आ जाएगा, देखो AR बराबर, इस पूरे को उधर उठा लिया तो AI तो कॉमन आ जाएगा, AI तो कॉमन आ जाएगा, इसको यहां लेके आओगे तो ये बचेगा 1 माइनस 2V2 अपॉन V1 प्लस V2, इसका एलसीएम ले लो, तो यहां पे फाइनल जो वैल्यू आएगी, फाइनल जो AR आएगा वो होगा V1 प्लस V2 माइनस 2V2, तो यहां बचेगा V1 माइनस V2 और अपॉन में V1 प्लस V2, क्लियर? और इनटू AI, देखो ये आ गया हमारा, आई थिंक समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं मुझसे मिस्टेक हुई हो कैलकुलेशन में तो आप चेक कर लेना इसको, चलो वैसे ही सही होगा। अब इतनी बात तो क्लियर है, अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, ये भी मैं मिटा रहा हूं अब, ठीक है? चलो ये बिठा देते हैं। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, कुछ रिजल्ट्स मैं निकालने जा रहा हूं, उनको आप ध्यान से समझो। बेटा सबसे पहले तो आपको याद है मैंने एक बात बोली थी आपसे कि अच्छा यहां पे दो केस बताते हैं पहले आपको। केस फर्स्ट मैं मान रहा हूं कि μ1 मतलब ये बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है इससे, मतलब ये हद से ज्यादा डेंसर है इसके कंपेयर, मतलब ये बहुत रेयर है, ठीक? ओके, मतलब यहां पे इसके कंपेयर में हम इस वाले को फिर मासलेस बोल सकते हैं, समझे? क्योंकि इसका मासलेस, इसका डेंसिटी बहुत बड़ा है और इसका बहुत कम है, तो इसके कंपेयर में ये तो मासलेस हो गया। तो ये वही कंडीशन हो गई जिसमें मैंने एक रस्सी को एक नेल में एक रिंग, मासलेस रिंग से बांध के कराया था, तो उसमें क्या होता था, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करती थी, फ्री टू ऑसिलेट था। तो ये फ्री एंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा? जो बाउंड्री होगी वो फ्री एंड बन जाएगा। तो देखो इफ μ1 बहुत बड़ा है μ2 से, देन बाउंड्री विल एक्ट एज फ्री एंड। और आपको याद है वहां पे मैंने बोला था कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, अब सोचो यहां से जब मतलब ये यहां पे मतलब आगे कुछ है ही नहीं, मीडियम का डेंसिटी ही 0 है, मतलब आगे कुछ भी नहीं जाएगा, तो यहां ट्रांसमिटेड नहीं होगा एम्पलीट्यूड, पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्ट ही हो जाएगा। देखते हैं अच्छा क्या रिजल्ट आता है, अभी समझते हैं इसको। तो फ्री एंड, तो फिर μ1 बहुत बड़ा है V2, चलो तो यहां पे ट्रांसमिटेड वाला देखो, μ1 बहुत बड़ा है μ2 से, इसका मतलब क्या हुआ? μ1 बहुत बड़ा है तो इसका μ2 बहुत छोटा है, इसका मतलब V2 बहुत बड़ा होगा V1 से, ठीक है? V2 बहुत बड़ा होगा V1 से। आप सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये समझ में आ गया होगा, ये पहले ही बता चुका हूं, तो V2 बहुत बड़ा है V1 से, तो यहां इस इक्वेशन में इस वाली, इसको मैं चलो इक्वेशन भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ 4th और इसको मान लेते हैं 5। अब देखो यहां पे V1 प्लस V2 में V2 बहुत बड़ा है, यहां बड़ा नहीं बहुत बड़ा होगा, तो V2 बहुत बड़ा है, तो यहां V2 प्लस V1 तो V1 अकेला आ जाएगा। और समझ में आया? तो यहां पर V2 अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो यहां पे V1 0 आ जाएगा, V1 नेग्लिजिबल है, तो V1 को हटा दो, तो फ्रॉम 4th क्या आएगा बेटा? 80 बराबर देखो 2 और यहां ऊपर V2 और यहां नीचे किसको 0 करते हैं? V1 और V2 में एडिशन हो रहा है, तो V1 बहुत कम है, तो V1 को 0 कर दो तो V2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स AI। देखो यही तो मैंने बताया था आपको, लेकिन मैंने क्या बोला था, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इसको। तो देखो क्या हुआ, यहां से जो जा रहा है ये बहुत डेंसर है और ये
कुछ है ही नहीं, डेंसिटी नेग्लिजिबल है, इसकी जीरो है, तो यहां फ्री एंड की तरह काम करता है। और फ्री एंड पे ऐसे समझ लो कि रिंग से ये बंधा हुआ है, तो ये डबल तक जाएगा, मतलब जितना एम्पलीट्यूड इंसिडेंट हो रहा है रिफ्लेक्टेड वाला उसका डबल होगा। देखो ये प्रूफ कर दिया हमने। सॉरी क्या हो गया, ये टी आ गया, ये एटी 2 टाइम्स ऑफ ए आई। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, V1 प्लस V2। अच्छा एक मिनट, ए आर देखें। अच्छा ए आर क्या आएगा इससे, तो ए आर की वैल्यू में V1 माइनस V2 अपॉन V1 प्लस V2, और इसमें V2 बहुत बड़ा है, मतलब V1 को नेग्लिजिबल कर दोगे आप, तो यहां पे आ जाएगा ए आर बराबर क्या आएगा, माइनस V2 अपॉन V2 और इंटू ए आई। ठीक है, हाँ ए आर बराबर माइनस का ए आई, ए आर बराबर माइनस ए आई, बस ठीक है, सॉरी इसमें यही होता है। देखो ए टी बराबर ए टी, हाँ बेटा देखो इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई। यहां पर ए आर बराबर निकालना है ना, तो ये पहले आएगा और ए आई माइनस आएगा, मतलब कि यहाँ पे 2v2 ये वाला टर्म जो है वो आएगा 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 माइनस 1। तो मैं ऐसे करता हूं, यहां पर आगे माइनस लगा देता हूं, ठीक है, तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा, मतलब ये v2 माइनस v1 आएगा। ये आई एम सॉरी, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। तो यहां पर अब बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ सही है। देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 ये बात तो आप क्लियर समझ गए होंगे। अब यहां देखो ए आर, हाँ तो ये फ्री एंड है, मैंने बोला अभी फ्री एंड है, फ्री एंड होगा तो यहां पर जो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड होगा, जो रिजल्ट आ रहा है ध्यान सुनना, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड जो होगा वो 2 टाइम्स ए आई होगा, बिल्कुल क्लियर है। मतलब ये 2 टाइम्स ए आई कैसे होगा, ऐसे समझ लो, ये वाला एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स ए आई होगा, अभी फील हो जाएगा आपको 2 ए आई, और जो यहां पे जो मोटी वाली स्ट्रिंग में आ रहा है, यहां मोटी वाली स्ट्रिंग में जो एम्पलीट्यूड आएगा वो देखो ए रिफ्लेक्टेड वाला जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। कैसे पता नीचे की तरफ होगा, क्योंकि माइनस ए आई का उल्टा, तो ये है माइनस ए आई। अब देखो ये 2 ए आई और ये माइनस ए आई, समझ गए, ऊपर की तरफ ए आई आ जाएगा, क्लियर, जो कि इंसिडेंट वाले के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, तो इसमें क्या होता है ये समझो पहले, जो रिफ्लेक्टेड होता है, जो रिफ्लेक्टेड वाला जो नहीं सॉरी प्लस आएगा, ये सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आएगा ये, ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब आप पूरा इक्वेशन सेटिस्फाइड करा सकते हो। ये कौन है, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये है क्या, ए रिफ्लेक्टेड, और ये क्या है 2 टाइम्स ए आई, मतलब ए ट्रांसमिटेड। इक्वेशन में डाल के देख लो, बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा। ए आई, तो ए आई की जगह पे ए आई, ए आर की जगह पे देखो, ए आर की जगह पे ए आई, तो ये ए आई यहां डाल दो, और ए टी की जगह देखो 2 ए आई, हो गया सेटिस्फाइड, बिल्कुल क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ये बहुत डेंसर होता है तो यहां पे हम क्या बोलते हैं इसको, इसके आगे कौन सा मीडियम है, रेयरर, आगे बहुत रेयरर मीडियम है, तो हम इसको बोलते हैं फ्री एंड। क्या बोलते हैं, फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या बोलते हैं, फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो फ्री एंड से रिफ्लेक्शन जब होता है तो ध्यान रखो क्या हो रहा है, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड जो होता है ये वाला यहां पर, वो डबल ऑफ इंसिडेंट होता है, जबकि रिफ्लेक्टेड वाला एम्पलीट्यूड ए आर के, वो ए आई के बराबर होता है। क्लियर, और बिल्कुल देखो जरा ध्यान सुनो, उसी फेज में है, उसी फेज में है, मतलब जैसे ये वाला जा रहा था ना, उसी के फेज में देखो ये वाला आया है, ठीक, तो ये और ये सेम फेज में होते हैं। अच्छा ये और ट्रांसमिटेड, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना सब लोग, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, नंबर 1, नोट नंबर 1, इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड वेव, ये ट्रांसमिटेड हमेशा सेम फेज में होते हैं, चाहे यहां पे डेंसर हो, ये रेयर हो,
या ये रेयर हो ये डेंसर हो। ठीक, क्या लिखोगे? इंसिडेंट वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव आर ऑलवेज इन सेम फेज व्हाट एवर बी द फ्री एंड। यहां मतलब जो एंड बाउंड्री चाहे क्लोज्ड एंड की तरह काम करे या फ्री एंड की तरह काम करे, आपको कोई मतलब। अच्छा, क्लोज्ड एंड और फ्री एंड का मतलब क्या है? फ्री एंड हम तब बोलेंगे जब यहां रेयरर होगा, तो हम बोलेंगे कि फ्री एंड की तरफ जा रहा है। और यहां पे अगर ज्यादा डेंसर हुआ, यहां रेयरर हुआ, तो वेव ऐसे जा रही है, तो हम बोलेंगे कि यहां रिजिड एंड है, क्लोज्ड एंड है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना। तो केस फर्स्ट बताया। अब हमने क्या सीखा? अगर यहां पे फ्री एंड है, तो आप देख सकते हैं ये सेम फेज में आए हैं, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट सेम फेज में, जबकि ये दोनों तो हमेशा ही सेम फेज में होते हैं। कौन से? ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट। अगर यहां फ्री एंड है तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वो भी सेम फेज में होते हैं, ये लिख लेना है आपको। ठीक, अब ये केस फर्स्ट खत्म हो गया, केस सेकंड की बात करेंगे हम। चलो आ जाओ केस सेकंड पे। क्या होगा केस सेकंड में? म्यू1 मतलब म्यू2 बहुत बड़ा होगा। तो केस सेकंड में देखते हैं क्या होगा। केस सेकंड में है बेटा म्यू2 बहुत बड़ा है म्यू1 से, तो फिर अगर म्यू2 बहुत बड़ा है तो फिर म्यू1 छोटा है, तो v1 बहुत बड़ा होगा v2 से। ठीक, अब आ जाओ फिर से यहां पे, तो फोर्थ इक्वेशन से क्या आएगा? देखो AT बराबर। अब इसमें किसको निग्लेक्ट करोगे? v1 प्लस v2 में। v1 प्लस v2 में v2 को निग्लेक्ट करोगे तो क्या आएगा? v2 को छोड़ दो, है ना? तो क्या आ जाएगा देखते हैं। तो ये आ जाएगा 2, v2 को छोड़ दिया यहां पे हमने, v1 बहुत बड़ा है v2 के कंपेयर में, तो v2 को हमने 0 कर दिया, तो यहां पे आ गया 2v2 अपॉन v1 और इनटू AI। क्लियर? चलो ये हो गया हमारा AT। अब आ जाओ यहां पे AR में, तो देखो AR बराबर क्या होगा? सुना? हाँ, अब AR, अब यहां पे भी आप कर सकते हो इसको। देखो v2 और v1 में कौन बड़ा है? v1 बहुत बड़ा है। ध्यान समझना, v1 या यहीं पे भी समझ सकते हैं केस को। यहां पे v1 बहुत बड़ा है, v1 बहुत बड़ा है, तो v1 अगर बहुत बड़ा है तो ये वाला टर्म क्या होगा? ये वाला टर्म तो v1 अगर बहुत बड़ा है तो ये वाला टर्म तो बहुत छोटा हो जाएगा, है ना? अगर ये टर्म बहुत छोटा हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, तो इसका मतलब AT बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये वाला टर्म बहुत छोटा होगा, इसलिए AT इज टेंडिंग टू 0। बहुत ही ज्यादा छोटा। देखो ना, ये बहुत छोटा है, इसका मतलब ये वाला टर्म बहुत छोटा कब होगा? जब AT अपॉन AI ये बहुत छोटा होगा। ये तो तभी हो सकता है जब AI बहुत बड़ा हो और AT बहुत छोटा हो, तो AT नेग्लिजिबल होता है। मतलब अगर क्या हो जाए, यहां पे रेयर पतली रस्सी और यहां मोटी रस्सी, मतलब डेंसर मीडियम आ जाए, तो यहां से जो वेव जाती है उसको दूसरे मीडियम में नहीं जा पाती वो। ठीक, तो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट 0 होता है। अब ये लिख लेना इसको, मतलब यहां पे जब रिजिड एंड हो जाएगा, रिजिड एंड, अब सही बात है, रिजिड एंड हो गया तो यहां से वेव जा ही नहीं पाएगी आगे, क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो यहां आगे मीडियम में वाइब्रेशन ही नहीं हो पाएगा, तो AT की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। और रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड क्या होगा देख लेते हैं। रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड AR बराबर, तो इसमें किसको 0 कर दें हम? v2 को 0 करना है, तो करो v2 को 0, तो यहां माइनस v1 बचेगा, और यहां करोगे v2 को 0 तो नीचे प्लस v1 बचेगा, मतलब कि v1 कैंसिल, माइनस का AI आ जाएगा। देखो मैंने बताया भी था कि यहां पे अगर फिक्स्ड बाउंड्री है, ये है रेयर और ये डेंसर है, तो वेव जा रही है डेंसर की तरफ, तो इसको बोलते हैं बाउंड्री को फिक्स्ड, मतलब रिजिड बाउंड्री। और रिजिड बाउंड्री में इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज डिफरेंस होता था, याद है? देखो यहां पे दिखाई दे गया, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट माइनस लगाया कि मतलब पाई का फेज उल्टे हैं जस्ट ये। क्लियर? तो आई थिंक ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको आप यहां पे रख दोगे तो ये भी सेटिस्फाइड होगा। देखो AI की जगह AI, AT की जगह 0 और AR की जगह पे माइनस AI, इसका मतलब AI माइनस AI बराबर 0। तो आई थिंक ये बात आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। याद क्या करना है, ये फॉर्मूले आपको 100% याद होने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है।